हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम बात कर रहे होंगे इलास्टिसिटी की और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें कि सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है जब उसे स्ट्रेच करा जाता है या उसे कंप्रेस किया जाता है, तो उसका बिहेवियर कैसा कैसा होता है। उसमें बहुत सारी बातें करने आज वाले हैं हम इस चैप्टर में। सबसे पहली जो चीज स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास आएगी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो और कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए पूरा अच्छी तरह पढ़ाई पे फोकस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज हम समझने वाले हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी टू रीगेन। अगर मान लो किसी बॉडी को मैंने स्ट्रेच कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी वापस वही शेप में आने की, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉपर्टी टू रीगेन its original shape when it is stretched। किसकी प्रॉपर्टी है? कोई भी मटेरियल की है कि अगर मैं उसको कभी भी स्ट्रेच करूंगा या कंप्रेस करूंगा वापस वही शेप में आ जाए तो वो क्या होगी, वो प्रॉपर्टी क्या होगी? इलास्टिसिटी। टू रीगेन इट्स शेप व्हेन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। आई होप कि ये बातें हमें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि इलास्टिसिटी, लेकिन हमने तो ऐसा देखा कि किसी बॉडी को खींच दो वो वैसे ही रह जाती है, किसी बॉडी को खींच दो एकदम वापस आ जाती है, किसी बॉडी को खींच दो धीरे 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 वापस आती है, किसी बॉडी को खींचो कि वापस तो आएगी लेकिन वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अलग अलग बॉडीज होती हैं। तो हम यहां कहेंगे यहाँ पे तीन तरह की हमारे पास डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी हमारे पास। सबसे पहली हमारे पास चीज होगी जिसका नाम है प्योर प्लास्टिक, प्योर इलास्टिक। एक कहेंगे पार्शियली इलास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास आएगी हमारे पास प्योर प्लास्टिक। सिंपल सी लैंग्वेज है, वैसे तो मैं इसके तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं जस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो पूरी थ्योरी, अंग्रेजी लैंग्वेज जो भी है सारी वो उसमें से पढ़ लेना। मैं तो तुम्हें सिंपल प्योर भाषा में ये समझाने वाला हूं। प्योर इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती है? खींचोगे वापिस वैसी बन गई, प्योर इलास्टिक। वैसे तो एग्जैक्ट 100% तो कोई भी नहीं होती है, लेकिन 100% कोई प्योर इलास्टिक नहीं होती, बट ठीक है बहुत हद तक एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है क्वार्ट्ज। ये हमारे पास लगभग वो काम कर देता है। ठीक है, ये मटेरियल। दूसरा प्लास्टिक पार्शियली इलास्टिक में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे वो तुमने रबर देखी होगी जिससे रब करते हो, उसको खींचो तुम कहोगे वो तो वापिस आ जाती, नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे वापिस नहीं आती, तो वहां पे पार्शियल इलास्टिक हो जाती है, जो रीगेन तो करती है लेकिन एग्जैक्ट रीगेन अपनी शेप नहीं कर सकती, पार्शियली रीगेन करती है शेप। नेक्स्ट है प्योरली प्लास्टिक। सिंपल ऐसी चीज मान लो कि जो हमारे पास शेप में आ ही नहीं सकती वापस, उसे कहेंगे प्योरली प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, जो हमारे पास शेप में वापस आ ही नहीं सकती, नेवर रीगेन। तो इसमें लिख सकते हैं नेवर रीगेन। यहां पे लिखेंगे पार्शियली रीगेन इट्स शेप, मतलब एग्जैक्ट वही नहीं बनती है लेकिन आने की कोशिश करती है। और यहां लास्ट वाली में हम लिखने वाले हैं कंप्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इस चीज का हमें ध्यान यहां पे रखना पड़ेगा, ओरिजिनल शेप। तो इस चीज का हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यहां तक थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी कि तीन तरह की हमारे पास बॉडी होने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं कि हम बॉडी पे, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, मैं ज्यादा तुम्हें वो बातें बताना चाहूंगा काम की जो हमारे लिए जरूरी है, बाकी इधर उधर की तो कितनी बातें बता लो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां पे हमारे पास क्या होगा जब भी हम किसी पे बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, अब देखना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आने वाली है उसमें हम फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे। तो देखो, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, मान लो ये एक बॉडी है, क्या इसमें मैं अगर इधर को फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर बॉडी में कुछ होगा? तुम कहोगे हाँ स्ट्रेच आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस मतलब इस बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा, पढ़ के आए ना तो वो निकालेंगे, पढ़ो। अबे कुछ नहीं होगा इसमें। स्ट्रेस तो तब आता है जब ये यहां से भी बांध रखी होती या यहां से भी फोर्स लग रहा होता, स्ट्रेस तो तब आता है। ये तो फ्री एंड है, ये वाला तो फ्री एंड है, ऐसे ही पागल बना रहे हैं तुम्हें।
यहां पे कुछ नहीं होने वाला, यहां पे स्ट्रेस हमारे पास जीरो होगा, यहां कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास अगर मान लो ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है ऐसी, मान लो एक स्प्रिंग लेता अगर मैं, और इसमें इधर को फोर्स लगाना होता एफ, बताना ये स्प्रिंग की एलोंगेशन कितनी होती? कुछ नहीं होती। अरे इसमें कुछ भी नहीं होगी। हाँ यहां लिखेंगे नो एलोंगेशन, यहां लिखेंगे नो स्ट्रेस, यहां लिखेंगे नो एलोंगेशन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दूसरी साइड से बांध ही नहीं रखी थी हमने, ये तो दूसरी साइड से फिक्स नहीं है, दूसरी साइड से हमारे पास फ्री हैंड है, इसलिए हुआ। अच्छा अब क्या होगा अगर मैं इसको यहां से मान लो एक बॉडी को यहां से ऐसे मैं फिक्स कर दूं और अब लगाऊं इस पर फोर्स एफ, तो क्या होगा? हाँ इस बार इसके अंदर एक चीज डेवलप हो जाएगी, इनके दो पार्टिकल्स अगर मैं जूम करके देखूं और इसके दो पार्टिकल को देखूं तो यहां पर स्ट्रेस बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रेस बिल्ड। इस चीज को ध्यान रखेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि एक मेरे पास फोर्स इधर की डायरेक्शन से लग रहा है और एक इधर की डायरेक्शन से लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, अगर तुम सोच रहे हो कि नेट फोर्स जीरो है लेकिन अंदर कुछ स्ट्रेस आ जाएगा, इसके पार्टिकल खींच रहे होंगे, इसके एक लिमिट तक खींच रहे होंगे इसके पार्टिकल्स, दैट खींचना, दैट स्ट्रेस, वो हमारे पास चीज क्या आएगी? स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम डिफाइन करना चाहेंगे। ऐसे ही हमारे पास स्प्रिंग में भी होता था, स्प्रिंग तब एलोंगेट होता था कि अगर तुम यहां से भी फोर्स लगा रहे हो और यहां से भी फोर्स लगा, या फिर एक जगह से स्प्रिंग को फिक्स कर दो तो तब भी बात बन सकती है। ठीक है, अब अगर हम लगाएं तो एलोंगेशन होगी। ऐसा ही कुछ यहां पे बॉडी में भी होने वाला है। मेरे ख्याल से यहां तक अब कन्विंस हो गए होंगे। सबसे पहली चीज ये स्ट्रेस का अगर मैं सिंपल साधारण शरीफ सा फॉर्मूला दिखाऊं तो ये हमारे पास होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अभी जितना पढ़ाया जाए उतना उतना याद रखो, अभी धीरे धीरे डेफिनेशन को मॉडिफाई भी करेंगे। अभी फिलहाल के लिए फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो तुम कहोगे ये कोई आपने नई चीज तो नहीं बताई, फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी हुआ करता था, तो फिर ये क्या चीज है जो आप पढ़ा रहे हो हमें, ये अलग है क्या प्रेशर से? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अभी दिखाते हैं क्यों। तो यही क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना अभी 5 मिनट के लिए कि प्रेशर भी यही होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस भी आप बता रहे हो फोर्स अपॉन एरिया, तो दोनों में फर्क क्या है? मैं बताता हूं एक चीज। ये हमारे पास क्या होगा, जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे, अगर मैं स्ट्रेस फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, अगर मैं खींचने की ट्राई कर रहा हूं बॉडी को, तो यहां पे जो हमारे पास आएगा स्ट्रेस, इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। 3 तरह के स्ट्रेस है, मैं डेफिनेशन में नहीं जाने वाला। तो ये हमारे पास हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन में एरिया। अब इस बिल्कुल आराम आराम से डेफिनेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, मान लो कभी भी तुम ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो बॉडी को, तो हमारे पास कौन सा होगा? ये हमारे पास होने वाला है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी तो मैं फ्री हैंड डेफिनेशंस लिख रहा हूं इसलिए, ये भी होगा फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स कौन सा एरिया अभी बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। तीसरी चीज, एक और भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ये हो सकती है, मान लो मेरे पास ना क्यूब है, क्यूब, ठीक है, क्यूब कुछ ऐसे, और इसमें मैंने यहां पे फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे इसको धक्का मार दिया, एकदम झटका मार दिया, क्यूब टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ टेढ़ा होगा क्यूब, ऐसा बन गया। इस बार ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बन गया क्यूब। थोड़ा सा, हाँ, तो कुछ रुको, ये कुछ ऐसा होगा। अब ठीक है, तो ये क्यूब कुछ ऐसा बन गया, टेढ़ा हो गया। ये मान लो थीटा है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी लेंथ थी, ये इसकी एक्स है, जिससे वो बेंड हो गया थोड़ा सा। ये जो हमारे पास न्यू वाला आया है, इसको हम कहेंगे, इसका नाम हम देने वाले हैं, सो इस चीज का हम नाम देने वाले हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसा क्यों टेंजेंशियल स्ट्रेस नाम क्यों दिया? क्योंकि हम ध्यान से देखें तो ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, इसमें बिल्कुल ऐसे टेंजेंट की तरह कॉर्नर पे। बात समझ आ गई यार, मजा आया एकदम। फॉर्मूला इसका भी वही है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी समझ आएंगे सब में डिफरेंस क्या है, धीरे धीरे समझ आएगी बात। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, फिर मैं तुम्हें समझाने वाला हूं न्यूमेरिकल के साथ इन सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये तो बातें हो गई बहुत सारी ये, लेकिन फिर भी अभी ये नहीं समझ आया कि स्ट्रेस और प्रेशर क्यों अलग, सेम तो लग रहा है फॉर्मूला। तो यहां लिखते हैं स्ट्रेस, यहां लिखने वाले हैं प्रेशर। दोनों का फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां लिखेंगे प्रेशर। स्ट्रेस जो हमारे पास होता है, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स
रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये हमारे पास होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन में एरिया। तो फर्क क्या? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है जब तुम बॉडी को खींचते हो ना, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कितना खींच रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो ये जो यहां पे स्ट्रेचनेस आएगी इंटरनल बॉडी में, वो होगी स्ट्रेस। बाहर से जो हम फोर्स लगाने वाले एक्सटर्नल फोर्स, वो होगा प्रेशर। तुम कहोगे अभी भी फील नहीं आई, हमें नहीं समझ आया कि ये प्रेशर और स्ट्रेस अलग अलग क्यों हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये साथ ये जो प्रेशर होता है ना, दिस इज ऑलवेज कंप्रेसिव, ऑलवेज कंप्रेसिव। प्रेशर तो हमेशा कंप्रेसिव चीजों को कंप्रेस कर सकता है। मैंने अपना मार्कर पकड़ा ऐसे, रुको, मैंने मार्कर पकड़ा और फिंगर को पूरी दबा रहा हूं। जब भी कंप्रेशन की बात हो तो हमारे पास प्रेशर होता है। स्ट्रेस हमारे पास तीन टाइप का हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में लगाओ अलग अलग स्ट्रेस मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? दिस प्रेशर कैन नेवर बी टेंसाइल, कैन नेवर बी टेंसाइल। टेंसाइल प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं होती, खींचने, किसी चीज को तुमने फोर्स लगाया वो खींच गया तो वो प्रेशर, अबे वो थोड़ी होता है। कंप्रेशन वाला सिर्फ प्रेशर होता है। फोर्स अपॉन में एरिया, कौन सा फोर्स जो चीजों को कंप्रेस कर रहा हो, दिस कैन नेवर बी टेंसाइल। बात समझ आ रही है? हाँ, ये थी डेफिनेशन इसकी। अब तुम कहोगे सर क्या ये कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये प्रेशर एक ही चीज है? ये पकड़ ली तुमने, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार तुम देखना, मैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस की जगह प्रेशर प्रेशर लिखता जाऊंगा बार बार। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये है ना मजा। लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में ये फर्क होगा, एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं क्या? ये जो स्ट्रेस है ना, दिस इज द टेंसर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और ये टेंसर क्वांटिटी। अब तुम कहोगे भैया ये टेंसर क्या होता है? टेंसर तुम्हें थोड़ा सा बताएंगे अपने सिलेबस में। क्या है, तो कॉलेज में भी डर डर के पढ़ाते हैं, इतना खतरनाक टॉपिक है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी वाला हमारे पास ये टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर लेयर का मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या चीज है। ये सिंपल हमारे को क्या बताता है, जैसे अब तुम्हें पता है स्केलर का एक कंपोनेंट होता है नंबर। अरे मैं तो वो बोलूं 3 kg, उसके साथ तो वेक्टर थोड़ी होगा 3 cos थीटा 3 sin थीटा, ऐसा नहीं होता। वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3, अगर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। टेंसर के कितने कंपोनेंट होते हैं? 9। भूल जाओ, अभी बताते हैं तुम्हें। देखो, मान लो 3 डायमेंशन में कोई बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है? 3 डायमेंशन में कोई बॉडी पड़ी हुई है, यहां पे क्यूब। ध्यान से समझना, और जितना बताऊं पढ़ के यहीं कहीं भूल के जाना इस चीज को, घर लेके जाओगे नींद नहीं आएगी रात को, इसलिए जितना पढ़ा भूल गए। टेंसर हमारे पास क्या होती है? टेंसर हमारे पास कि मान लो कभी तुम एक्स डायरेक्शन की तरफ गए, तो एक्स डायरेक्शन की तरफ कितने चेंजेस, कितनी तरह के स्ट्रेस आ सकते हैं? 3 तरह के स्ट्रेस आ सकते हैं, टेंसाइल, टेंजेंशियल, और तीसरा कौन सा? तीसरा हमारे पास है टेंसाइल, टेंजेंशियल, कंप्रेसिव। 3 तरह के स्ट्रेस आ सकते हैं। अब तुम वाई एक्सिस की तरफ में गए तो 3 टाइप के यहां स्ट्रेस आ सकते हैं, यहां गए तो 3 टाइप के अलग स्ट्रेस आ सकते हैं। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास कितने हमारे पास कंपोनेंट आने वाले? 9 कंपोनेंट। ऑल्दो हमारे सिलेबस की चीज नहीं है जो बता रहा हूं, ये होता है टेंसर। ये तो स्केलर है। अगर तुमने 10 न्यूटन पर मीटर लिखा, दैट इज इट। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। स्ट्रेस देखो, आज तक हमने 3 ही कंपोनेंट पढ़े, तो उसमें ही जान निकल जाती है हमारी। उसमें भी 2 डायमेंशन चीजें पढ़ाते हैं, 3 तो पढ़ाते ही हमें ज्यादातर, और यहां पे तो भैया 9 कंपोनेंट। इसीलिए ये जो स्ट्रेस है ये टेंसर क्वांटिटी होती है, कॉलेज में कहीं जाकर पढ़ोगे। और ये हमारे पास जो प्रेशर है, ये प्रेशर, ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास पूरी स्टोरी है टेंसर की। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम्हें पढ़ाने वाला हूं मैं। हाँ, ये नहीं है कि चीजें इसके बाद पॉसिबल नहीं, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। यही टेंसर से ही तो आइंस्टीन की रिलेटिविटी बनती है। मतलब कि जैसे न्यूटन ने तो सिंपल अलजेब्रा यूज किया था F = m में, वैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी में न्यूटन की जो थ्योरी थी उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी में टेंसर एनालिसिस थी।
इसके बारे में बिल्कुल बात मत करना किसी से भी, ठीक है? ऐसे समझ लो कि ये बैन है इसको पढ़ना, ऐसे समझ लो। मेरे ख्याल से यहां तक बात तुम्हें समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के हमने तुम्हें स्ट्रेस बताई हैं और तुम्हें बताया कि प्रेशर और स्ट्रेस कैसे अलग अलग चीजें होती हैं। उसके अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है उसका नाम है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन क्या होता है, आप ध्यान से देखते हैं। स्ट्रेन हमारे पास होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। स्ट्रेन का मतलब कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन भी अलग अलग तरह के होते हैं, बट ठीक फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेन भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा हमारे पास होगा एरियल स्ट्रेन, जिसका दूर दूर तक कोई यूज नहीं है। मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन यूज नहीं है अपने पास। तीसरा अपने पास होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंपॉर्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक अपने पास होगा शियर स्ट्रेन। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है? बात हमें समझ आ गई। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मान लो कोई लेंथ इतनी सी थी, अब मैंने उस पर फोर्स लगाया इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। पहले एल थी, थोड़ी देर बाद वो क्या बन गई, एल प्लस डेल्टा एल। अरे वो बढ़ गई ना, कितनी बड़ी, डेल्टा एल बढ़ गई। मतलब पहले वो 5 सेंटीमीटर की थी, खींचने के बाद वो हो गई 5.2 सेंटीमीटर। तो चेंज कितना आया, 0.2 सेंटीमीटर। वो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एल। तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन में एल। जिसने एरर्स एंड मेजरमेंट की वीडियो देखी हुई है उसको पता होगा, या फिर जिसने वो वीडियो देखी हुई है थर्मल एक्सपेंशन की, उसको भी पता होगा कि डेल्टा एल बाय एल होता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये होता है परसेंटेज एरर। बात समझ पा रहे हो? ये सारों पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, याद रखना। हाँ, इतने छोटे छोटे इजी न्यूमेरिकल तो मैं लेने वाला हूं अगली वीडियो में, जो इसकी प्रॉब्लम वीडियो आएगी। यहां पे थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं मैं, ठीक है, जो इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करे। मेरे ख्याल से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ आ गया होगा। उसके बाद एरियल स्ट्रेन। एरियल स्ट्रेन हमारे पास हो सकता है, मान लो एक मेरे पास ऐसे एक शीट थी, उस शीट को खींच के मैंने इतना बड़ा कर दिया, तो एरिया में चेंज कितना आया होगा, डेल्टा ए। तो इसलिए एरियल स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा ए बाय ए। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, पहले बता दिया, ठीक है। मान लो तीसरी हमारे पास चीज है, एक स्फीयर था। स्फीयर में हर तरफ हम प्रेशर हर तरफ हम फोर्स लगाते जा रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि अगर हर तरफ से फोर्स लग रहा हो किसी सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने कहा था कि स्ट्रेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अरे फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये हमारे पास जब भी कंप्रेसिव चीज हो तो प्रेशर, टेंसाइल चीज हो, खींच रहे हो किसी चीज को तो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और किसी चीज में टेंजेंशियल फोर्स लगा हो तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीनों में से एक चीज है प्रेशर, जो उनसे होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां पे इस समय मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, इसको कंप्रेस कर रहा हूं। पहले इसकी वॉल्यूम थी V, फिर इसकी मैंने कंप्रेस कर दिया तो इसकी वॉल्यूम हो गई V माइनस डेल्टा V। इस बार मैंने छोटा कर दिया इसे, V माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो मैं अगर यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखना चाहूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये हम लिखने वाले हैं डेल्टा V अपॉन V। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आगे चलते हैं, लास्ट हमारे पास है शियर स्ट्रेन। ये शियर वाला तो अभी मैंने तुम्हें लास्ट में भी बताया था, वो टेंजेंशियल बताया था। टेंजेंशियल और शियर एक साथ साथ आते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो एक मैंने क्यूब लिया, ठीक है, एक मैंने क्यूब लिया और उसमें, एक मिनट, ये मैंने क्यूब लिया और इसमें मैंने ऐसे टेढ़ा फोर्स लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था ये कुछ ऐसी शेप का बन जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, मैं बताता हूं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें दिख रहा होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो अगर ये एंगल मेरे पास फाई है तो यहां से ये फाई रिप्रेजेंट करता है शियर स्ट्रेन। तुम्हें पता है कि अगर ये लेंथ तुम्हें एल दी होती है और मेरे पास ये आ जाता एक्स, तो तुम इसको tan फाई ऐसे भी लिख सकते थे, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ऐसे भी लिख सकते थे। और फिर मैं कहता कि थीटा इज, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो
फाई इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को भी नोट कर लेंगे। मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये तुम्हारे लिए भर के लाया हूं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसको करने वाले हैं, पहले यहां तक नोट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट करेंगे, सीखी हुई चीजों को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा किक देंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन अ फिक्स्ड ब्लॉक। फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब टेंसाइल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन ऑन अ फिक्स्ड ब्लॉक। तो कुछ ऐसा हमें डायग्राम दे रखा है कि एक ब्लॉक है कुछ ऐसे, ये हमें एक ब्लॉक दे रखा है, यहां से मैं इसको फिक्स कर रखा हमने, और यहां पे इस पे फोर्स देखना ध्यान से कैसे लगा रहे, फोर्स इस पे लगा रहे ऐसा 100 न्यूटन का, और एंगल तुम्हें दे रहे हैं 30 डिग्रीज। और कुछ दिया तो लेट अस सी, डायमेंशंस इसके दिए हुए ये 5, ये दिया हुआ है तुम्हें 2, और ये तुम्हें दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। ये तुम्हें डायमेंशंस दिए हुए हैं और दैट्स इट, बस इतनी ही बातें तुम्हें बताई हुई और कहा हुआ है कि ये दोनों हमें स्ट्रेस निकाल के बताओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे आएगा, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस कैसे आएगा। टेंसाइल तो तब लगता है जब किसी चीज को खींच रहे हो, फोर्स तो इसमें टेढ़ा लग रहा है, हाँ निकाल सकते हैं। फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा यहां पे, वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो कंपोनेंट करेगा टेंजेंशियल काम, वो तो अरे ये सरफेस है और ये फोर्स लग रहा है टेढ़ा, इस पे ये वाला कंपोनेंट तो इस पे टेंजेंशियल हो जाएगा, और इस पे एक जो ऊपर को कंपोनेंट आने वाला है वो नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल वाले फोर्स से हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस आता है, अभी तुम्हें बताया था। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन में बिल्कुल लिखने वाला हूं, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमें निकालना है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स कौन सा एरिया, ध्यान से सोच के, कौन सा फोर्स कौन सा एरिया। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहां पे फोर्स लगेगा 100 sin 30 अपॉन में, सो सिंपल यहां पे एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ऊपर तो हमें दे ही रखा न्यूटन में फोर्स, बस अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये बन जाएगा 10, और 10 से 100 को कट करोगे तो 10 sin 30 1/2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब निकालते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, वो भी हमारे पास होगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा कंपोनेंट फोर्स का, ऊपर वाला तो यूज कर लिया, वो तो खींचेगा चीज को, खींचने वाला टेंसाइल होता है, दूसरे वाला टेंजेंशियल ऐसे होगा, तो टेंजेंशियल में हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आने वाला है 100 cos 30 अपॉन में एरिया हमारे पास आ जाएगा, दोबारा से एरिया क्या आ जाएगा, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, दैट इज इट। बस अब तो इसको कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 10√3/2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। इतना इजी क्वेश्चन था ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द बल्क स्ट्रेस, आई वांट यू टू राइट दिस क्वेश्चन इफ यू वांट, फाइंड आउट द बल्क स्ट्रेस ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 10/5, ठीक है, रेडियस हमें गिवन है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की 10/5 सेंटीमीटर्स, और कहा हुआ है एरिया ऑफ द पिस्टन, तो मैं यहां डायग्राम तुम्हें बना के दिखाना चाहूंगा। हमें एक पिस्टन दे रखी है कुछ ऐसे, ये हमें दे रखी है पिस्टन, और ये हमारे को, हाँ इसके बीच में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पिस्टन का तुम्हें एरिया दे रखा है, ये रेडियस दे रखी है स्फीयर की, और एरिया हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। मास हमें दे रखा है पिस्टन का 50 केजी, ये दे रखा है 50 केजी, और हमसे पूछा है फॉर अ सिलेंडर फाइंड आउट द बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस हमारे पास होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का आज हमें एक और न्यू नाम पता लगा, बल्क। सो इसको हमें फाइंड आउट करना है, सो लेट अस डू इट। अब बल्क स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले तो यहां पे तुम्हें मैंने पागल कहां पे बनाया, इसमें। अब तुम बताओगे इसमें टोटल कितना फोर्स, बल्क कंप्रेसिव स्ट्रेस का क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस
समझना पड़ेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? नथिंग। जो ये पिस्टन नीचे प्रेशर लगा रही होगी वही तो प्रेशर इस बॉल पे भी लगने वाला, अगर इसमें अंदर यहां पे गैस फिल हो रखी है, ठीक है, मान लो यहां पे गैस फिल हो रखी है, वही प्रेशर ये गैस इस पे लगाएगी जो पिस्टन गैस पे लगाएगी। तो हर तरफ से फोर्स लगने वाला है और हर तरफ से फोर्स लगने वाले फोर्स को वो किस में कंट्रीब्यूट करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है प्रेशर में। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, वो वाला फोर्स जो हर डायरेक्शन से लग रहा हो और जो चीजों को कंप्रेस करने की ट्राई करे, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस या फिर प्रेशर। वही हमें निकालना, टोटल कितना प्रेशर लग रहा है नीचे। एक तो लगेगा P एटमॉस्फेरिक, ठीक है, और दूसरा कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? दूसरा प्रेशर हमारे पास लग रहा होगा फोर्स अपॉन एरिया। मैं दिखाता हूं तुम्हें, टोटल नेट प्रेशर यहां पे लग रहा होगा, एक लगेगा एटमॉस्फेरिक प्लस में दूसरा लगेगा इसका वेट। इसका वेट हमारे पास है mg अपॉन में इसका एरिया। तो तुम कहोगे सर इसका रेडियस का क्या काम था? कुछ काम नहीं था, पागल बना रखा हो तुम्हें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमें वैल्यू पता है 10⁵ प्लस mg अपॉन mg हमें 500 दे रखा है 15 × 10 अपॉन में एरिया हमें दे रखा है 15 × 10⁻⁴, क्योंकि हमें इसको किस में चेंज करना है? इसको हमें चेंज करना है मीटर्स में। तो यह आ गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पे आ गया 5 से ये इससे ये चला जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 10, ऊपर जाएगा ये 10⁵, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁵। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास आ गया, देखो बढ़िया आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक न्यू चीज तुम्हें बताना चाहूंगा जिसका नाम है, हमारे पास नेक्स्ट जो चीजें आने वाली है उसका नाम है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारे पास तीन चीजें आने वाली हैं। उन चीजों पे आने से पहले हमें एक ग्राफ करना है। ये ग्राफ हमें क्या बताएगा उसको समझना है और ग्राफ की ये इंपॉर्टेंस समझनी है। और तो मैं उतना डेप्थ में तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगा इसकी लैंग्वेज को, कि तुम इसकी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो जो कि इस ग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन मैं तुम्हें एक रफ सा ग्राफ बना के और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे है। ओके, सो ये हमारे पास ग्राफ है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ये ग्राफ हमारे पास क्या शो करता है? सिंपल हमने क्या किया, यहां पे एक न्यू चीज को डिफाइन किया। कोई भी मटेरियल की वायर है, फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल की वायर है, तो इसका हमारे पास हमने एक न्यू चीज डिफाइन की जिसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ये चीज को डिफाइन किया, क्यों किया अब देखना। ये चीज कहां से आई अब तुम्हें पता लगेगा। जब भी हम ये स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ती है, जो कि ऑब्वियस सी भी चीज है ना। अगर हम स्ट्रेन को बढ़ाएंगे स्ट्रेस बढ़ेगी। तो ये एक पॉइंट तक हो पा रहा था काम, ये एक पॉइंट तक हो पा रहा था, मतलब ये जो ए और बी का रीजन है इसमें हम देख रहे थे, तो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, और जैसे ही तुम छोड़ते थे बॉडी वहीं आके वापस रीगेन कर लेती थी अपनी शेप। लेकिन दिक्कत क्या हुई इस बी और सी पॉइंट में? अगर तुम बी और सी पॉइंट के बीच तक इसको खींच देते हो किसी भी बॉडी को, तो यहां पे ऑल्दो रीगेन तो कर लेती है बॉडी ए से बी तक जब जा रही थी तो स्ट्रेस था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, और बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल शरीफी से बॉडी रीगेन कर रही थी अपनी शेप। लेकिन जैसे ही बी से सी तक आए, ठीक है, बॉडी को कहां से कहां तक खींचा? मुझे कहना चाहिए ए से सी तक खींचा, ए से पकड़ के सी तक खींच दिया बॉडी को, तब क्या होगा? बॉडी रीगेन तो कर रही थी अपनी शेप, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। इस बार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थे। हाँ, रीगेन कर रही थी, लेकिन वो बड़ी फास्टली एकदम ऐसे काम हो रहा था कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में इक्वल नहीं रहे। उसके बाद चले हम सी से डी पॉइंट पे गए। ये सी से डी पॉइंट में इतनी फास्टली होता था काम कि यहां पर रीगेन होना उतना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब यहां से अगर तुम सी से आगे ले जाते हो तो बॉडी रीगेन नहीं करती, बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं करने वाली अगर तुम सी से डी पॉइंट के बीच में जाते हो। और ये डी पॉइंट क्या है और ये डी के बाद क्या है? ये डी पॉइंट हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट।
दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। अगर तुम बी पॉइंट तक पहुंच जाते हो, ये डी पॉइंट तक पहुंच जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी ब्रेक हो जाने वाली, मतलब तुम्हारी बॉडी नहीं, जो भी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बॉडी ब्रेक हो जाने वाली है अगर डी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो हमें यहां से समझ आ रहा है, अगर हम बी से सी पॉइंट के बीच में जाएंगे या ए से बिल्कुल सी तक चले जाएंगे तो रीगेन होगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। सी से डी तक क्या होगा, रीगेन नहीं होने वाला है। और डी पॉइंट या डी पॉइंट से आगे चले गए तो क्या होगा, वहां पे आ जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट, बॉडी टूट जाएगी। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब भी तुम अपनी इरेजर को पकड़ के खींचते हो, स्टार्टिंग में तो वो होती है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब उसको ज्यादा खींच दोगे टूट जाएगी, है ना। एक टाइम ऐसे भी आता है वो टूटती नहीं है, लेकिन तुम उसको खींचते हो फिर वो वापस ही नहीं जाती, वो आता है सी से डी तक का पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी। ऑल्दो हमें इसमें से जो बात जानने की है वो बात हमारे काम की कितनी है, इतनी, ये काम किया हमारा, क्योंकि यहां से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और बिल्कुल इंपीरिकल फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका नाम भी होता है, इसको कहते हैं हुक्स लॉ। यहां से यहां तक ये जो वैलिड होगा इसको कहते हैं हुक्स लॉ। दिस इज स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या तुम्हें पता है जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है y इनटू में स्ट्रेन, और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। दैट इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास ये जो y है इसका एक नाम भी है, ये y को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारे पास नाम है। और ये रेंज जो होती है जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमारे पास होती है हुक्स लॉ। ठीक है, और ये पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेन? स्ट्रेस हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, टेंसाइल, बात समझ आई। ये कौन सा होता है स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, वो लीनियर, वो एक लाइन को जो पकड़ के ऐसे खींचते थे, ये वो वाला है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। क्या तुम इसी स्ट्रेस को ही डिफाइन करने वाले हो सर, या कोई और चीज को भी करोगे? तो मैं तुम्हें बताने वाला, मतलब ये तुम्हारी आवाज थी, ठीक है, मुझे खुद ही बोलनी पड़ेगी। तो क्या आप एक ही चीज को डिफाइन करने वाले? नहीं, मैं दो और चीजों को डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा और समझ लें। इसको समझने के लिए मैं यहां पर इसका पूरा डिटेल्ड फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो y इज इक्वल टू एफ अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज डेल्टा एल अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमेंबर। मतलब अगर रट लो, इसे रटने में फायदा। आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने से पहले अच्छा एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगा, दिस फॉर्मूला इज फॉर सॉलिड्स, फॉर सॉलिड्स। अरे कहां ही खींच लोगे तुम किसी चीज को, मतलब कहां ही किसी लिक्विड को खींच लोगे या गैस को खींच लो, खींच सकते हो। इसलिए किसके चीज के लिए, सॉलिड के लिए है। जब भी सॉलिड की बात होगी तो यंग्स मॉडुलस आएगा, और लिक्विड और गैस की बात होगी तो आगे दो चीजें कराने वाले हैं वो आएंगी, तो उनके लिए आगे दो चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले इजी से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल, हमें क्या कहा हुआ है, एक हमारे पास दीवार है, उसके साथ एक रस्सी बांधी है जिसपे मास लटकाया हुआ है m। यहां पे हमें y की वैल्यू दे रखी है कुछ ऐसे। मैं वैल्यू यहां से मतलब इस पेपर में से क्यों देख रहा हूं, ताकि अपना आंसर थोड़ा बढ़िया सा आए। मैं ऐसे रैंडम वैल्यू ले लूंगा, आंसर बढ़िया सा नहीं आएगा, ठीक है। बढ़िया मतलब अच्छे खासे डिजिट तो आए। तो यहां पे मान लो एरिया इस वायर का तुम्हें दे रखा है 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, और तुम्हें इसका मास दे रखा है 10 kg। क्वेश्चन तुमसे पूछ रखे हैं, ये कहा हुआ फाइंड आउट द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस ब्लॉक। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड आउट द स्ट्रेस। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका आगे चलेंगे, ठीक है। स्ट्रेस निकालते हैं तो सॉल्यूशन, क्या तुम निकाल सकते हो स्ट्रेस? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यहां कौन सा फोर्स लगेगा? तुम कहोगे सर यहां पे फोर्स लगेगा mg, अरे रीस्टोरिंग फोर्स है वो। इस रस्सी में कौन सा फोर्स लगेगा? ये रस्सी में फोर्स लगेगा टेंशन, और अभी मैं ये रस्सी को मान के चल रहा हूं मासलेस। अब तुम कहोगे क्या ही फर्क पड़ता है मासलेस मान के चलोगे तो, लगेगा भी, पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पे क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स अपॉन में एरिया। ये रस्सी क्या है, मासलेस रस्सी है, याद रखना। तो टेंशन कितनी हो रही है इस पे? टेंशन तो हो रही है 100,
अपॉन में एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का 10 इंटू में 10 की पावर -6। ये -6 क्यों लगाया? -6 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम यहां पे मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं। सो ये हमारे पास होने वाला है 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट करना है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं स्ट्रेन निकालो इसकी। तो तुम कहोगे डेल्टा एल बाय एल, लेकिन ना हमें एल पता है ना डेल्टा एल पता है, ये कैसे निकालें सर? अरे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस। तो हमें स्ट्रेस अभी अभी निकाला है, बहुत ज्यादा ही हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है 10⁻⁷ अपॉन में यहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू में दी हुई है, मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻11, जो कि कट करके हमारे पास आ जाएगी, ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द आंसर। इसके यूनिट क्या होंगे स्ट्रेन के? कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ऊपर आता है चेंज इन लेंथ, नीचे आता है लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ मीटर से मीटर कट जाता है, तो इसके कोई यूनिट नहीं होते। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई यूनिट नहीं। तीसरा मैं तुमसे पूछ रहा हूं फाइंड चेंज इन लेंथ, फाइंड चेंज इन लेंथ इफ ओरिजिनल लेंथ इज 10 मीटर्स। इसको करके दिखाओ, चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, तब तक मैं इसे रब करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे होगा ये। हाँ, सो इसको हम करने वाले हैं, बिल्कुल इजी चीज थी, कुछ नहीं था हमारे पास। हमें पता है y इज इक्वल टू एफ बाय ए इंटू में डेल्टा एल बाय एल। इसको तो हम स्ट्रेस लिख सकते हैं, नीचे हम स्ट्रेन लिख सकते हैं। स्ट्रेन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां से सिंपल हमें क्या करना था, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल निकालना है, एल तुम्हें दिया हुआ 10 मीटर, तो यहां आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू वाई, स्ट्रेन इंटू एल। यहां पे बन जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 10, मल्टीप्लाई करो और आंसर 5 इंटू 10⁻⁴, दैट इज द आंसर। इतना सा चेंज आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक और तुम्हें मैं पार्ट देता हूं, लेकिन ये पार्ट मैं तुम्हें देने वाला हूं घर के लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है जो इस बार ऐसे लगा रखी है, जिसमें तुम्हें फोर्स लगाया हुआ है 200 न्यूटन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इतना सा भी चेंज नहीं कर रहा हूं ये तुम्हारे लिए। लेंथ तुम्हें दे रखी है इसकी 3 मीटर, और तुम्हें y इसका दे रखा है 5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया तुम्हें दे रखा है इसका 25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन है, इस बार एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं तुम्हारे लिए, स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन, तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं चेंज इन लेंथ, और लास्ट वाला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं न्यू लेंथ। एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है, न्यू लेंथ निकालना तो काफी इजी है ना, जो पुरानी लेंथ थी उसमें चेंज इन लेंथ ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या तुम कर सकते हो क्वेश्चन? बिल्कुल करेंगे। आगे चलते हैं, एक और तुम्हें चीज कराता हूं। ठीक है, अभी मैंने ग्राफ कराया था, ग्राफ में एक चीज देखी थी, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस, उस पर करें क्वेश्चन? चलो आ जाओ, उस पर करते हैं क्वेश्चन। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मान लो तुम्हें एक वायर है जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इस एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस तो देंगे, एटवुड मशीन डालते हैं क्वेश्चन में। जितने न्यूटन के लॉज में क्वेश्चन करे थे, जितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं कंस्ट्रेंड मोशन वाले। देखो यहां पे ये हमारे पास एक बॉक्स यहां लटका दिया, एक बॉक्स यहां लटका दिया, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 2 kg। ठीक है, इसमें कुछ टेंशन भी होगी, जब ये नीचे गिरेगा इसमें टेंशन भी होगी। तो और तुम्हें डेटा में भी कुछ बता देता हूं, डेटा तुम्हें अच्छा सा डेटा। मान लो ये मासलेस स्ट्रिंग है, मैं पहले ही बार बार कहते चल रहा हूं कि अभी मासलेस स्ट्रिंग है, और तुम्हें डेटा दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू दे रखी है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है 5 इंटू 10⁶। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब होता है
कि अगर इसके इक्वल भी बात बन गई, अगर इसके इक्वल बात बन गई तो उस अर्ज पे आ जाएगा, उस पॉइंट पे आ जाएगा कि वो टूट जाए। उससे थोड़ा सा बड़ा है और टूट गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है और यूनिट वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया सो दैट इट डज नॉट ब्रेक। फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया so that it does not break, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो और फिर मैच करते हैं। फिर मैं तो कराने ही वाला हूं, मेरा तो धर्म ही यही है जो हमें कराना है। तो इसको एक बार ट्राई करेंगे। कर लिया ट्राई, चलो आ जाओ साथ में करें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि सबसे पहला इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स होगा टेंशन। लेकिन इसमें टेंशन कैसे निकालें? न्यूटन्स लॉ में कराया हुआ, एटवुड मशीन कराया था मैंने तुम्हें। एटवुड मशीन में टेंशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता था, 2m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2। मेरे को तो रट्टा पड़ा ये फॉर्मूला, क्योंकि मैंने तुम्हें भी रटवाया था। नहीं याद? क्या करें? अरे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 5 वाले का बनेगा, ऊपर बनेगी टेंशन, नीचे बनेगी 5g और एक्सेलरेशन इसकी होगी नीचे। न्यूटन की इक्वेशन लिखनी आती है, क्या होती है? 5g माइनस t इज इक्वल टू 5a। ऐसे ही दूसरे वाले बॉक्स की लिखो, ओरली लिखो। ऊपर टेंशन, बॉक्स भी ऊपर जा रहा है तो ये आएगी t माइनस 2g इक्वल टू 2a। दो इक्वेशन को सॉल्व करो, a को कैंसिल करना है, a को हटाना है, t की वैल्यू निकालनी है। t की निकालो, तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी ही आनी चाहिए। मैं तो डायरेक्ट t की वैल्यू निकालने वाला हूं, जो कि आएगी 2 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो मेरे पास तो आ रही है, ये आ जाएगी 20 अपॉन में 7। दैट इज द टेंशन। अब मुझे लगाना है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस कितना आएगा? ये हमारे पास आने वाला है, यंग्स मॉडुलस हमारे पास 1 सेकेंड, नहीं यंग्स मॉडुलस नहीं, फिर हमें क्या लगाना है? स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स हमें पता लग गया 20/7, लेकिन एरिया नहीं पता तो उसको ऐसे ही रख देंगे। और ये हमारे पास आ गया स्ट्रेस। लेकिन एक चीज इन्होंने दी हुई है कि अगर ये स्ट्रेस इससे ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा। मिनिमम कितना हो सकता है? इतना। सॉरी, मैक्सिमम कितना हो सकता है? इतना। इससे ज्यादा नहीं हो सकता स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये जो भी चीज है ये छोटी होनी चाहिए। किससे? इस नंबर से। इस नंबर से छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होनी चाहिए? अबे इससे ज्यादा बड़ा हो गया, इसके इक्वल हो गया तो मतलब उस पॉइंट पे आ गया, इधर या इधर बीच में खड़ा हो गया। अगर इससे बड़ा हो गया तो फिर टूट जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 20 अपॉन में 7 इंटू में 5 इंटू 10⁶ इज लेस देन इक्वल टू a, या फिर हम कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो एरिया होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 35। सॉल्व तो तुम्हें करना आता है, होशियार बच्चों तुम कर लोगे शायद, मैं तो हूं, जस्ट किडिंग। सेम ही हम सारे, मेरे सामने आंसर आ गया। बात समझ आई? चलो इसको नोट करते हैं, उसके बाद देखें एक क्वेश्चन और करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे एक क्वेश्चन, तुम्हारी डिमांड आ रही है तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बढ़िया करेंगे इस बार। एक बार अपने दिमाग से एक क्वेश्चन कराएं तुम्हें। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हम यहां पे ये हमें एक स्ट्रिप दे रखी है जो कि 3 अलग अलग मटेरियल से बन रखी है। ये पॉइंट है A, ये B और ये C, ठीक है। तीनों के हमें यंग्स मॉडुलस दे रखे हैं, y A से B तक, y A से B से C तक। लेट मी सी, इसको O पॉइंट बोलते हैं, तो O से A तक, A से B तक और B से C तक। ये हमें यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁻, लगभग ले लेते हैं इसमें से आइडिया थोड़ा 10।
ये मैं जो मतलब ओरिजिनल वैल्यूज होते हैं ना उसके आसपास से लिखने वाला हूं। 1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लास्ट में लेने वाला हूं 5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी इजी सी वैल्यू लिया ताकि अपना आंसर बढ़िया सा आ जाए। एरिया तुम्हें दिया हुआ पहले ही, एरिया दिया हुआ 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वेट इस पर लटकाया हुआ है 10 केजी का। 10 केजी का वेट भी लटका, अबे वेट ही नहीं लटकाया होगा तो क्या ही क्वेश्चन करे, धागा लटकाए ऐसे, धागे में निकाले टेंशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें कहा हुआ है फाइंड आउट द स्ट्रेस, फाइंड आउट स्ट्रेस एट पॉइंट, स्ट्रेस रहने देते हैं, फाइंड आउट द शिफ्ट, स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, हम निकालेंगे फाइंड आउट द शिफ्ट, फाइंड आउट द शिफ्ट ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी। ये हमें निकालना है ए बी एंड सी पॉइंट कितने शिफ्ट हो जाएंगे मास लटकाने से, यह हमारा काम है, इसको निकाल दो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब तक मैं इसे सही करूं, इसे साफ करूं और तुम अपना दिमाग लगाओ। तो यहां पे एक कंसीडरेशन हमें मान के चलनी पड़ेगी कि यहां पे ये जो स्ट्रिप है इसका अपना कोई मास नहीं है, मतलब ये जो रस्सी वगैरह बांध रखी है अपना कोई मास नहीं है, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे जस्ट अगला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां पे अगर मैं पहला पार्ट देखना चाहूं ओ से लेके ए तक, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में डेल्टा एल बाय एल। 1 सेकेंड, मेरे को इसकी लेंथ भी देनी चाहिए थी, तो ये आएगा 0.1, 0.2 और 0.15, ये इनकी लेंथ भी दे दिया मैंने। ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, डेल्टा एल बाय एल, ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, अब मुझे यहां से डुप्लीकेट नहीं, अब मुझे यहां से चेंज इन लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये आएगा एफ एल, एल ऊपर चला गया, डेल्टा एल इंटू ए, ये हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से हमें बस क्या करना है, डेल्टा एल निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एल अपॉन में ए वाई। बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब फोर्स तुम्हें पता है यहां पे 100 लग रहा है, 100 मल्टीप्लाई में एल कितना है 0.1, ए कितना है, ए हमारे पास है 10⁻⁻7 और y कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻10। अरे क्वेश्चन तो यहीं पे लिखते ही खत्म हो गया, अब तो बस डेल्टा एल निकालना है। ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू में 2 इंटू में 10⁻10। तो ये इससे कंबाइन होके कितना बन जाएगा, ये इससे कंबाइन होके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻3 और ये बन जाएगा 5, तो ऊपर जाके बन जाएगा 5 इंटू 10⁻3। इस बार यूनिट लिख देना, इस बार पता है ऐसे छोड़ देना, मीटर, ये सारे मीटर में गिवन है तुम्हें। ठीक है, इस बार यूनिट लिखनी पड़ेगी, 5 इंटू 10⁻3 मीटर्स। मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती नहीं करी। तो ये होगी चेंज इन लेंथ, मतलब ए पॉइंट इतना शिफ्ट हो जाएगा, ये जो ए पॉइंट की शिफ्ट है वो इतनी होगी, बी पॉइंट की कितनी शिफ्ट होगी। अब गलती बच्चे यहां पे कर देंगे कि सिंपल फॉर्मूला लगाया वही वाला एफ एल ए वाई खत्म, नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। डेल्टा एल ए भी आएगा इसमें, क्योंकि वो भी तो नीचे हुआ है, एक तो खुद ये नीचे होगा, एक डेल्टा ए भी नीचे, मतलब ए पॉइंट भी नीचे होगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा ए प्लस में डेल्टा ए बी। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यहां पे लगाना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻3, ये नीचे हुआ, मतलब अगर मैं यहां पे एक स्केल लगा दूं तो स्केल में बी खुद से तो नीचे होता ही, लेकिन ए के नीचे होने से भी नीचे हो गया, तो यहां पे इसको ऐड करना पड़ेगा डेल्टा एल। अगर तुम्हें नहीं समझ आए खुद से मत्था मारो, इस पर दिमाग लगाओ। एल ए बी कितना हो जाएगा, एफ एल ए वाई। इस बार हमारे पास ध्यान से देखेंगे 5 इंटू 10⁻3, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स अभी भी कितना है 100, क्योंकि मैंने बताया है तुम्हें इसका मासलेस लोड है, खुद का मास नहीं है। इनटू में एल कितना है, एल हमें इस बार दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 0.2 अपॉन में एरिया दे रखा है 10⁻7 इंटू में
y दे रखा है 1 इंटू 10⁻10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 20 इंटू में 10⁻⁻3। लेट मी सी, ये हमारे पास बन जाएगा 20। तो मेरे ख्याल से हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा 20 और 5, 25 इंटू 10⁻³ मीटर्स। इतना बी पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्या तुम निकाल सकते हो एल सी कितना आएगा, सी पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो ये होगा डेल्टा एल बी प्लस में डेल्टा एल बी सी। इसकी वैल्यूज तुम्हें खुद रख के इंसर्ट करनी है। डेल्टा एल बी हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इंटू सॉरी प्लस डेल्टा एल बी सी कितना आ जाएगा, ये हम निकालेंगे एफ इंटू एल अपॉन में वाई इंटू में ए। अब तुम्हें यहां पे एफ की वैल्यू रखनी है 100, एल की वैल्यू रखनी है 0.15, वाई की वैल्यू रखनी है 5 इंटू 10⁻11 और ए की वैल्यू तुम्हें रखनी है 10⁻⁻7। आंसर। मेरे ख्याल से बात बन गई होगी, समझ आई होगी चीजें और बढ़िया एकदम समझ आया होगा तुम्हें। अभी एक अगला कराने वाला थोड़ा बढ़िया टॉपिक। अभी तक हम मान के चलते थे मासलेस रोड, अब करेंगे एलोंगेशन इन स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अब लिखो क्वेश्चन, अब आया बढ़िया वाला। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एलोंगेशन इन अ स्ट्रिंग, एलोंगेशन इन अ रोड। रोड की बात कर लेते हैं। ड्यू टू इट्स ओन वेट, इट्स सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। तो इसकी वजह से कितनी एलोंगेशन आएगी वो हमें देखने इस बार। अभी तक हम मासलेस रोड, मासलेस स्ट्रिंग मान के चल रहे थे, इस बार इसके पास भी मास है, ऐसा कुछ। इस बार इसके पास मास है, इसको लगाने की हमें जरूरत नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे कितनी टेंशन होगी? यहां पे तो कोई टेंशन नहीं होगी यार, इसका मास इस बार दे रखा है m। यहां पे कितनी टेंशन होगी? 0, कोई टेंशन नहीं होने वाली। यहां पे कितनी टेंशन होगी? t, क्योंकि ये वाली टेंशन इस पूरी की पूरी रोड को झेल के बैठी हुई है। अबे मान लो कि 10 बंदे, एक ने ऐसे पकड़ा हुआ, ठीक है, दूसरे ने उसकी टांगे पकड़ी हुई है और तीसरे ने उसकी टांगे पकड़ी हुई है और फोर्थ ने इसको पकड़ा हुआ है और फिफ्थ ने इसको पकड़ा हुआ है। ये जो फिफ्थ वाला है इसको तो मजे है। अब ये तो सिर्फ अपना ही वेट झेल के बैठा है, तो अपनी जगह पे बैठा हुआ। सबसे ज्यादा बेकार किसके साथ हो रहा है कि सबसे मेहनत कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है सबसे ऊपर वाला। ऊपर वाला तो वैसे भी मेहनत करता है, लेकिन ये ऊपर वाला सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 4 अलग अलग बंदों को लेके बैठा हुआ है, 4 अलग अलग बंदों के वेट को झेल के बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं किसी भी पॉइंट पर अगर तुमसे पूछ लूं, बताओ ये x डिस्टेंस पे नीचे से लेके ऊपर तक x डिस्टेंस पे कितनी टेंशन है, बता सकते हो क्या? अगर इसकी टोटल लेंथ l है तो तुम बता सकते हो? अगर इसके मैं किसी भी पॉइंट पर तुमसे पूछ लूं कि कितनी यहां पे कितनी टेंशन होने वाली है, बता सकते हो? तुम कहोगे बहुत, क्योंकि हमारे को भी बहुत है, चैप्टर देख के टेंशन हो गई। सो अब अगर मैं तुमसे x पॉइंट पे पूछूं कि कितनी टेंशन है, तो तुम क्या बता सकते हो? तो हमारे पास टेंशन लिखेंगे तो हमारे पास अगर सबसे ऊपर पॉइंट में देखें तो हमारे पास आ रही है mg। अरे टोटल टेंशन तो mg के इक्वल आएगी ना, इसका क्योंकि मास है m और ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी g, तो mg। लेकिन यहां पॉइंट पे तो 0 है, तो इसको कैसे बनाएं? कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, x/l। देखना बात बन गई। अगर x 0 है, x 0 मतलब ये वाली लेंथ को बिल्कुल यहीं ले आओ, तो टेंशन कितनी? 0। क्या यहां से 0 बन गई? बन गई। क्या अगर मैं यहां पे पहुंच जाऊं तो ये x कितना बन जाएगा? ये x बन जाएगा l। तो अगर x की जगह तुम l रखोगे तो l से l कट जाएगा,
एल से एल कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा mg, तो यहां पे भी तो mg आ रही है टेंशन। बात समझ गए आप? अगर ये बीच में आएगा बिल्कुल सेंटर में तो कितनी आएगी? अगर ये सेंटर में आएगा तो यहां आ जाएगी x की जगह l/2, एल से एल कट जाएगा mg/2, टेंशन आ जाएगी mg/2। बात समझ आ गई यार? मजा आ रहा है? तो अब थोड़ी थोड़ी बात समझ भी आ रही है। बात समझ रहे हैं? इसका एक काम करते हैं, x पे जाकर इसका छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं dx, इतना छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं dx। इस dx को मैं अलग बनाता हूं। ये हमारे पास जूम करके एकदम बढ़िया सा हमने dx पार्ट को ले लिया। मान लेते हैं इस dx पार्ट में एक्सटेंशन मतलब एलोंगेट कितना हुआ dl। नहीं समझ आई? अबे यहां पे टेंशन कितनी होगी? t प्लस dt। ऊपर ज्यादा टेंशन, नीचे कम टेंशन, नीचे कम टेंशन, ऊपर ज्यादा टेंशन, टेंशन ही टेंशन। ठीक है, तो ऊपर होगी t प्लस dt मतलब थोड़ी सी ज्यादा, और नीचे होगी t मतलब यहां पे 5, तो यहां पे कितनी होगी? 5.01 फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा चेंज ले रहा हूं, तो इतना सा चेंज ले रहा हूं मैं। तो यहां पे dx लेंथ में कितना लेंथ में चेंज आया? dl। कितना टेंशन में चेंज आया? dt। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? बहुत अच्छे, बात समझ आ गई यार? मजा सा आया? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस पार्ट पे कितनी टेंशन लग रही होगी तो तुम मेरे को बता सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो इस पार्ट पे कितनी टेंशन होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा वो लिखने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट का यंग्स मॉडुलस कितना होगा? इस पार्ट का होगा t, ठीक है, t। ये इतना ज्यादा छोटा है दोनों तरफ, इतना ज्यादा छोटा है कि हम मान लेंगे अगर ये 5 है तो ये भी लगभग 5 है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो हमने इसको t ही लिख लिया। फोर्स अपॉन में एरिया, अपॉन में चेंज इन लेंथ dl, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ dx। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल। बात समझ आ गई है? अरे मैं तो इतना सही पार्ट लेके चला था, इसकी ओरिजिनल लेंथ तो dx थी, चेंज होके चेंज कितनी हुई? dl। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मजा आ रहा है यार ये तो डेरिवेशन में। यह हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू t इंटू dx इज इक्वल अपॉन में a इंटू dl। ये dl क्या है? एलोंगेशन इन dx। एलोंगेशन इन dx, स्मॉल पार्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें तो dl से मतलब है, तो याद है t dx अपॉन में a y। ठीक है, dl का तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसकी तो इंटीग्रेशन करनी है। अगर हमें टोटल एक्सटेंशन चाहिए तो छोटे से पार्ट में कितनी एलोंगेशन आई वो आया ना, हमें तो टोटल कितनी एलोंगेशन आई वो चाहिए, उसके लिए इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां? 0 से लेके l तक। बात समझ पा रहे हो? 0 से लेके डेल्टा एल तक टोटल एलोंगेशन मान के चल रहे हैं, डेल्टा एल भी। ठीक है, डेल्टा एल मान लेते हैं। और यहां पे अगर मैं तुम्हें लिमिट पुट करवा के दिखाऊं तो ये आएगी t dx a y, लेकिन t की वैल्यू भी तो पता है वो mg x बाय l, को डाल दो यहां पे। mg एक x भी है, अपॉन में l भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना क्या करने वाला हूं मैं। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, dl की हो जाएगी डेल्टा l माइनस 0, और यहां पे हमारे पास हो जाएगी, ये देखो बाकी सारे तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। कहां से कहां इंटीग्रेशन आएगी? x सबसे छोटा कितना हो सकता है? 0। यहां पे x सबसे बड़ा कितना हो सकता है? l, इसके जितना ही, तो l बाहर निकाल दो तो नई काम की चीज mg अपॉन में a y l। ये अपने काम की चीजें नहीं है। अब तुमको ये y तो काम का, अब यंग्स मॉडुलस है, वो फिक्स होती है सॉलिड के लिए। इंटीग्रेशन में x dx, x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x dx 0 से l। x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर बाय 2। x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? x स्क्वायर बाय 2। तो यहां से डेल्टा एल अपने पास आ जाएगा mg a y अपॉन l y l x स्क्वायर बाय 2 मतलब l स्क्वायर बाय 2। अबे एक तो 0 आएगी ना, 0 को भी डाल के देख लो, माइनस के 0 रखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, लिख लो यहां पे 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने x स्क्वायर बाय 2 की जगह l स्क्वायर बाय 2 लिख लिया। समझ नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो आ गई ना बात समझ? हाँ, एक l ने l को तो उड़ा दिया, तो ये बच गया mg l अपॉन में a y
2ay डेल्टा एल। इतना ताम जाम करके भैया ये रिजल्ट है अपने पास, कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा है। देखो mg अपॉन में a को इसके साथ मैंने लिख लिया, और यहां मैंने लिख लिया 2y, और अगर मैं l को भी यही रखो, अभी देखो मैं तुम्हें रिजल्ट वापस लाके दिखाता हूं। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी। वैसे हमें y चाहिए नहीं, अभी मैं इसको रब कर दूंगा सारा ताम जाम। mg अपॉन a क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा l बाय 2l। लेट मी सी, मैं सही लिख रहा हूं इसको, हाँ बिल्कुल गलत लिख रहा हूं वैसे, तो ये 2 यहां पे आएगा। तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, रिजल्ट आया, बढ़िया आया, मजा आया एकदम। तो ये तो कुछ भी नहीं किया, बस एक हाफ आ गया यहां पे, और तो कुछ भी हमने तीर वगैरह नहीं मारा, तो बस एक सिंपल हाफ आना था यहां पे, उसके लिए पूरा डेरिवेशन करा। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसकी इंटीग्रेशन तुम ध्यान में रखो कैसे की है। फॉर्मूला मत याद रखना, बस तुम इतना याद रखना कि ये हमारे पास रिमेंबर दी डेरिवेशन। अब उन्होंने तुम्हें कहा ही नहीं पूरी इंटीग्रेशन करो, उन्होंने तुम्हें कह दिया आधी में बताओ कितनी हमारे पास एलोंगेशन आएगी। उन्होंने कह दिया 30% में कितनी आएगी, तो 30% में कैसे निकालोगे। मान लो उन्होंने तुम्हें कह दिया 30% लेंथ में कितनी एलोंगेशन आएगी, तो तुम यहां पे एल रखोगे। मैं तो नहीं रखूंगा एल, मैं रखूंगा 30% का मतलब 0.3 टाइम्स एल। वो तुम्हें कहेंगे 35% एल में कितनी एलोंगेशन आएगी, मैं तो यहां रखता 0.35 एल इंटीग्रेशन करता, बस यहां पे जहां पे एल आया एंड में उसकी जगह रख देता 0.35 एल। बात समझ आई। हाँ मजा आया यार करके, एकदम बढ़िया से रिस्पॉन्स आया तुम्हारा भी, इमेजिनरी रिस्पॉन्स जो है मुझे अच्छा लगा। तो इसके बाद हम चलते हैं सेल्फ एनर्जी तो मेरे अंदर है, सेल्फ वेट वाला बात काम हो गया। अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही होंगी कि अभी तक हम रस्सी की मास नहीं मान के चल रहे थे, रस्सी का मास माना तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं और हमारे पास रिजल्ट थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 और चीजें मैं तुम्हारे सामने डिफाइन करने वाला हूं। उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उससे पहले तुम्हें इसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ये देने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल अभी अभी बना के लाया हूं। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे अभी मैंने वर्टिकल में लिया था, इस बार मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, इसको कुछ क्यूब है, क्यूब, ठीक है, याद रखना क्यूब, बांधा नहीं हुआ नीचे से, खींच रहे, बांधा नहीं हुआ इसको, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसके सॉल्यूशन तो बताते नहीं हो आप, सॉल्यूशन कब दोगे। इसके बाद वीडियो बनाएंगे प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें कराएंगे सेम क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को तुम्हें मैं वहां पे कराने वाला हूं। लेकिन फिलहाल के लिए आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। तो इतनी अंग्रेजी मैंने बोली है तो अब तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसका मास दे रखा है m, यंग्स मॉडुलस दे रखा है y, और तुम्हें एरिया दे रखा है इसका, ये वाला एरिया जो है ये दे रखा है तुम्हें a, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द एलोंगेशन इन ब्लॉक, फाइंड आउट द एलोंगेशन इन ब्लॉक। अगर इतनी सी भी चीज तुम्हें लगे ना कि पिछले वाले डेरिवेशन से अलग है तो तुम गलत हो। इतनी सी भी चीज अलग नहीं है भैया, इसमें कुछ अलग नहीं है, इससे ही रिलेटेड अभी तो ये करो ट्राई, इसको खींच रहे हैं, फिर से तुम क्या करोगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होने वाली है, यहां पे सबसे ज्यादा टेंशन इस पार्ट पे होगी या इस पार्ट पे होगी, सोच के बताओ। मुझे तो लग रहा है ये वाले पार्ट पे होगी, ये वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी, ये वाले पार्ट पे सबसे कम टेंशन होगी, क्योंकि ये वाला थोड़ी किसी चीज को खींच रहा है, खींच तो ये वाला रहा है, बात समझ पा रहे हैं, ये वाला खींच रहा है इसको, तो यहां पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी। तो एक काम करो, तुम यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक dx डिस्टेंस की स्ट्रिप को कट कर लो, ऐसा कुछ dx डिस्टेंस की स्ट्रिप को dx विड्थ की स्ट्रिप को कट कर लो। dx में मान लो कि dl हमारे पास चेंज आया है, dx में कितनी एलोंगेशन हुई है dl, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का तुम फॉर्मूला लिखो, टेंशन अपॉन में एरिया, dx अपॉन में dl
मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डीएल इधर चला जाएगा, देखो यहां पे उल्टा लिखा मैंने, बैक गए हम इमोशंस में, फ्लो में, dx ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, dl इधर चला जाएगा, तो dl ही तो हमें निकालना है, तो dl हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, t बाय, यह आ जाएगा t इंटू में dx अपॉन में, यह आ जाएगा हमारे पास y इंटू a, y इंटू में a। अब तुमको टेंशन कितना आएगा सर, टेंशन वही अपना, टेंशन हमारे पास आ जाएगा मास इंटू में एक्सेलरेशन, इस बार एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस बार ग्रेविटी नहीं आएगी, ध्यान रखना, इस बार एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के वहां रखना, बस सोचने का काम ये है, ये मास कौन सा ले, ये एक्सेलरेशन कौन सी ले, दैट इज इट, ये काम तुम्हारे लिए। तुम क्या सोच रहे थे ये पूरा कराएंगे, आगे भी सर कराएंगे, अरे नहीं, ये वाला तुम्हें सोचना है, मास कौन सा ले, एक्सेलरेशन कौन सा ले, सोच पा रहे हैं, ये मास कौन सा ले और एक्सेलरेशन कौन सी ले, ये तुम्हारा काम है सोचना, और अगर सोच लो तो बहुत अच्छी बात, हमें पता है तो बिल्कुल सिंपल सा ना, तुम्हें भी पता है कि यहां पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू एम में, F दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी F बाई एम, कुछ भी नहीं था सच्ची में कुछ नहीं था। यहां पे टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा m डैश इंटू में a, m डैश कितना आ जाएगा, ये तो देने तुम्हारे लिए काम, F बाई एम, एक्सल यहां पे बस तुम मास निकाल लेना, इस स्ट्रिप का कितना होगा वो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे, इस बार हम निकाल लेंगे यहां पे मास कितना होगा। अगर हमने यहां पे मास निकाल लिया वही x माइनस एल वगैरह 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 वगैरह, बताने के नहीं तो बताने के नहीं हम, हाँ तो यहां पे कुछ x m बाई एल ऐसा शायद कुछ आ जाए, तो वहां पे वो आ जाएगा हमारे पास, टेंशन की वैल्यू यहां पे डालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास इसकी हमारे पास एलोंगेशन आ जाएगी, और एक बार एलोंगेशन आ जाएगी तो वही तो हमें चाहिए, ठीक है, दैट इज इट, हो गया अपना क्वेश्चन बढ़िया वाला। तो ये हमारे पास थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट अब हम दो चीजें और डिफाइन करने वाले हैं, एक का नाम हमारे पास है, सबसे पहली चीज का नाम है बल्क मॉडुलस, इंपॉर्टेंट चीज, मजा आएगा करके तुम्हें, एक है बल्क मॉडुलस, एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या है, जब किसी चीज पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा हो, बल्क मॉडुलस ऐसा कुछ, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, होता ये भी वही है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, लेकिन कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन, इतनी तरह के पढ़ लिए, यहां पे स्ट्रेस आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस कौन सा आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस तो वही नहीं होता था फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था इतनी देर से मैं बोली जा रहा हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो प्रेशर ही होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, तो यहां पे आएगा प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहां पे लिखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। अब ये हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी हमारे पास पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं, इनको थोड़ा और समझाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास होता है दोबारा से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन, इस बार लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स, तो यहां लगाएंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, जब भी मैं किसी चीज पर टेंजेंट फोर्स लगाता हूं उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, तो जब भी उसकी शेप चेंज होगी तो डिवाइड में क्या आएगा, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था, ये तो वो होता है फाई, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास यहां पे प्रेशर है P इनसाइड, यहां पे प्रेशर है P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बता सकते हो कहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, कहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर प्रेशर ज्यादा, अबे अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो इसकी शेप ऐसी है, हर तरफ से धक्का दे रहे हैं, बबल है मान लो ये बबल, तो बबल के अंदर से हर तरफ से धक्का दे रहे हैं, हर तरफ से धक्का दे रहे हैं, अबे तभी तो उसकी शेप ऐसे हो गई, वरना उसकी शेप अंदर को नहीं होती, अगर बाहर से प्रेशर लग रहा होता तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं P इनसाइड कितना होता है, तो P नॉट से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो वो हम सरफेस टेंशन में पढ़ रहे होंगे, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं, ऐसी बताने के लिए कि मेरे को आगे कभी आता है, बस मैं इतनी सी चीज के लिए तुम्हें बता रहा हूं, P नॉट प्लस में
4t/r। बबल की बात कर रहा हूं तो इतना आता है, मतलब जो भी आता है यहां पे हमारे पास, अगर मैं लिखूं P in माइनस P नोट, तो हमारे पास आएगा 4t/r। मतलब यहां पे प्रेशर डिफरेंस होता है, हमेशा प्रेशर डिफरेंस होगा। तो हम यहां पे बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, जो बढ़िया वाला याद करने वाला फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे लिखेंगे, प्रेशर चेंज इन प्रेशर अपॉन में डेल्टा V अपॉन V विद नेगेटिव साइन। क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो, जब भी तुम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, ये वाला कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये क्या चीज हो गई, क्या ये वाला हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इसकी जगह हम एग्जांपल लेने वाले हैं दूसरा जिसमें कंप्रेस हो रही हो चीजें, ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस में नहीं काउंट होने वाला। कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ ऐसे होगा जिसमें बाहर से कुछ ऐसे कंप्रेस हो रही हो चीज, जिसमें कंप्रेस हो रही हो चीज ऐसे। इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे ही तुम किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे, उसकी शेप हो जाने, उसकी साइज हो जाने वाली है कम, तो यहां पे जब भी चीज डिक्रीज हो रही है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे आया नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन बताता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, शियर स्ट्रेस का मैं तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखना चाहूं तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, अपॉन में शियर स्ट्रेस विच इज फाई। लेकिन मैंने फाई तुम्हें दिखाया था एक डायग्राम से अभी कि ये फाई हमारे पास कुछ ऐसे आता है, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास अगर फाई है, अगर ये एल लेंथ थी और चेंज इसमें एक्स, तो यहां से tan फाई कितना होता है x/l। और मैंने मैथमेटिक्स में तुम्हें अप्रोक्सीमेशन सिखाई थी, tan फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई। तो फाई की जगह मैं x/l भी लिख सकता हूं, f/a x/l, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मेरे ख्याल से बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे और मजे करेंगे बिल्कुल बढ़िया से। सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस गिवन द कंप्रेसिबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारे पास डेप्थ। ये बोल रहे हैं कि तुम सरफेस से उतनी नीचे चले जाओ जहां पे 1% कम हो जाए, 1% ज्यादा हो जाए डेंसिटी। हायर डेंसिटी की चीजें नीचे बैठ जाती हैं, लोअर डेंसिटी की चीजें ऊपर आ जाती हैं। तो ये बोल रहे हैं 1% बढ़ जानी चाहिए, कितनी नीचे जाऊं, क्या डेंसिटी। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द डेप्थ एट विच, लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक at which density of water is 1% greater than at the surface, मतलब सरफेस से कितनी ज्यादा हो जानी चाहिए 1%। और हमें कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एक चीज रह गई है, मैं तुम्हें अभी सिखाता हूं, 15 × 10⁻⁶ पर एटमॉस्फेयर। तो ये मैं तुम्हें चीज सिखाना चाहूंगा, इसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास होता है बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। तो ये हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो हम लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी C इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, दैट इज इट। बस इतनी सी बात कह रहे हैं वो, ठीक है। और ये जो 1% दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें दी हुई है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। याद रखेंगे, जब भी हमें ऐसा कुछ परसेंटेज चेंज दे रखा हो तो ये हमें दे रखा होता है, अगर मैं परसेंटेज को हटा दूं तो ये बनेगा 0.01। ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, याद रखेंगे। अगर तुम इसको 1% को लेके चलते हो तो ये हमारे पास परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन हम तो फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं क्योंकि अभी तक हम फ्रैक्शनल चेंज पढ़ रहे हैं डेल्टा L/L टाइप का, ठीक है। हाँ, सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई दे रही है
कि यहां पे कंप्रेसिबिलिटी की बात हुई, कंप्रेसिबिलिटी दी हुई थी और पूछा था कितनी नीचे आए। नीचे आने में प्रेशर बढ़ता है, हमें पता, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखा था। जिसने नहीं भी सीखा हुआ उसको मैं बता देता हूं कि अगर तुम एच डेप्थ नीचे आ जाते हो कभी भी, कि मान लो यहां पॉइंट पे लेक है तो पानी रुका होगा, रुका होगा तो फ्लूइड स्टैटिक्स, तो फ्लूइड स्टैटिक्स हमारे पास कहती है कि जब भी तुम एच डेप्थ नीचे आ जाते हो, एच डेप्थ नीचे आ जाता है तो तुम्हें इस पॉइंट पे एक प्रेशर फील होने वाला है एच रो जी, वेयर एच इज डेप्थ, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी यहां पे होगा, जी इज ग्रेविटी। इतना तुम्हें प्रेशर फील होने वाला जितना जितना तुम नीचे जाते रहोगे। बहुत ज्यादा नीचे चले गए, बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, शायद तुम्हारी बॉडी बर्स्ट हो जाए, धमाका हो जाए बिना दिवाली के पहले, हो सकता है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमें कंप्रेसिबिलिटी तक पहुंचना है तो हमें तो बल्क मॉडुलस का रास्ता लेना पड़ेगा। बल्क मॉडुलस कहता है माइनस के डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। तो अगर हम थोड़ा सा इसको सेटल करने की कोशिश करें तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये बन जाएगा, ये बनने वाला है कुछ ऐसे। अच्छा, इसको मैं अगर बहुत छोटा चेंज लेने की, देखो छोटे तो बहुत छोटा चेंज, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस के डीपी अपॉन में डीवी अपॉन में वी। अब तुम कहोगे सर आपने डेल्टा को डीवी में कैसे चेंज कर, बहुत छोटा चेंज है ना, इसलिए बहुत छोटा चेंज है इसलिए, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको सेटल करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू, वी को ऊपर भेज दो तो माइनस के वी डीपी बाय डीवी, ठीक है। हाँ, तो यहां तक पहुंचे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां से तो बात नहीं बन रही क्योंकि ना बीटा पता, ना कुछ पता, ना कुछ पता, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसे, सोचते हैं थोड़ी और क्रॉस मल्टी, इसको रुको, इसको रुको रुको रुको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ी और करेंगे। मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूं, डीवी अपॉन में वी इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन में बीटा। अब थोड़ा सही सा लग रहा है मेरे को एक्सप्रेशन, ये बढ़िया लग रहा है एक्सप्रेशन, है ना, डीवी अपॉन में वी, फ्रैक्शनल चेंज जैसी कुछ चीज तो दिखी। अब हमें एक पता है कि पूरी लेक का एक चीज तो पक्का कांस्टेंट होगी, क्या क्या उसका डेंसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं। क्या उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, शायद। क्या उसकी मास कांस्टेंट होगा, हाँ ये हो सकता है। डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सकता है, तो हम मानेंगे मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो मेरे को पता है कि यहां पे मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट अस से के। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें सिखाई हुई है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करनी है। तो डेंसिटी ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन v की कितनी होती है 1, लेकिन dv भी आएगा, प्लस v को ऐसे रखो, इसकी रो की कितनी होगी 1, लेकिन d रो भी आएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट की कितनी होती है 0। थोड़ी सी हमें जगह बनानी पड़ेगी इसको करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज इट, हो गया अपना काम। तो यह हमारे पास आएगा कुछ ऐसा कि यहां से अगर हम देखना चाहें तो यह आएगा रो डीवी इज इक्वल टू माइनस के वी डी रो। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डीवी अपॉन में वी इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन में रो। मेरा तो ऐसा कुछ रिजल्ट बन रहा है, और मेरे को पता नहीं क्यों 1 और 2 थोड़ी सिमिलर सिमिलर सी लग रही है चीजें, है ना। तो इसको सिमिलर लग रही है तो दोनों को इक्वेट भी कर लो, डीवी अपॉन में वी, डीवी अपॉन में वी, डी रो अपॉन में रो इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन में बीटा। कहीं तो ऐसे भी होंगे, ये रो है, ये पी है, पी से पी काट दिया, अबे ये रो है, समझ पा रहे हो, माइनस से माइनस गया, फ्रैक्शनल चेंज दे रखा है क्या डेंसिटी का 0.01 इज इक्वल टू डीपी, पता नहीं। प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाता है जब तुम नीचे जाते हो, तो कितना आ जाएगा प्रेशर चेंज। तुम कहोगे सर प्रेशर चेंज हमने ना फ्लूइड स्टैटिक्स से पढ़ा हुआ है, तो P हमारे पास किसी भी H हाइट नीचे हमारे पास होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस में P रो जी एच, जो अभी तुम्हें बताया। एक तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाएगा किसी भी पॉइंट पे, दूसरा रो जी एच होता है। अब मैं यहां पे अगर डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों साइड तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास बन जाएगा, डिफरेंशिएट इसको करूंगा, चेंज किस में आएगा, तो चेंज आएगा इस P में, प्रेशर चेंज होने वाला है क्योंकि यहां पे भी देखो डीपी, और इनमें से किस क्वांटिटी पे चेंज आएगा, H में चेंज आएगा, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं जिस हाइट नीचे चला गया हूं H में,
तो यहां पे एच में चेंज आने वाला, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं रो जी डेल्टा एच, या डी एच भी लिख सकते हो, जो भी हमें निकालना हो। डी एच लिख दो, डेल्टा एच लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं यहां पे डी एच लिख देता हूं, ठीक है। अपॉन में बीटा, बीटा जैसी कोई चीज दी नहीं हुई, कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है, तो क्या करें, कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है तो इसको मैं रेसिप्रोकल ऑफ बीटा लिख सकता हूं। तो यहां पे जो तुम्हें 1 अपॉन बीटा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है तुम्हें 1 अपॉन बीटा, इस 1 अपॉन बीटा को तुम कंप्रेसिबिलिटी लिख सकते हो कुछ ऐसे, इसको साइड पर रखते हैं तो ये बन जाएगा 0.01 इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाई सी, क्योंकि 1 अपॉन बीटा का होता है कंप्रेसिबिलिटी इंटू में डीएच। ये डीएच बस अब हमें निकालना है, कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो डीएच इज इक्वल टू, ये हमारे पास डेप्थ आ जाएगी, डीएच का मतलब डेप्थ ही है, ठीक है, याद रखना। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे अगर तुम डीएच को, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल भी करोगे, तो एच इनिशियल क्योंकि मैं सरफेस लेके चल रहा हूं तो सरफेस पे हाइट मान लो 0, तो ये टर्म तो वैसे भी चली जाएगी, तो तुम्हें मिलने वाली एट द एंड हाइट ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर यहां पे तो डीएच था, निकालनी तो एच है। अरे फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं ना, इनिशियल तो फिर भी 0 है। यहां से अगर हम देखें डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई डेंसिटी, सॉरी मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई सी, सी की हमारे पास वैल्यू गिवन थी 15 टू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 15 टू 10 रेज़ पावर माइनस 6, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है पर एटमोस्फेरिक। लेट मी सी, कुछ हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं यहां पे, हाँ पर एटमोस्फेरिक, तो एटमोस्फेरिक को भी न्यूटन पर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो याद रखना 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5, अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके डिवाइड में हमें लगाना पड़ेगा 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना और कुछ भी नहीं रह गया इसमें, देखो चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके और यहां से हाइट निकाल लो, थोड़ा सा इसका तुम कैलकुलेशन का तुम देखो, मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ गई होगी यहां तक। और उसके बाद चलते हैं एक शेयरिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन ले। सो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हमने फॉर्मूला किया था अभी अभी, जिसका सिंबल था ईटा, वो हमारे पास था टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन शियर स्ट्रेन, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, ये हमारे पास फॉर्मूला था। मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, मतलब इसके 2 सब पार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला मैं तुमसे पूछने वाला हूं कि ये जो हमारे पास इसमें डिस्प्लेसमेंट आई है, एक तो ये निकाल लो, दूसरा तुम इसमें शियर स्ट्रेन मतलब फाई निकाल लो। ये पहले एक क्यूब था, बात समझ पा रहे हो, पहले ये एक क्यूब था, अब बताओ इसमें ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेकिन ये कितना आएगा और इसमें फाई कितना आएगा, ये 2 चीजें हमें निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहली चीज अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो तो हम यहां पे ईटा ही यूज कर सकते हैं। ईटा होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में फोर्स दिया हुआ है अपॉन में एरिया अपॉन यहां पे आ जाएगा शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन मैं उधर भेज दूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में ईटा। फोर्स दिया हुआ है 1800 अपॉन में एरिया हम निकाल सकते हैं 5 सेंटीमीटर का मतलब 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, यहां से देख सकते हैं तो 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। वैल्यूज को इंसर्ट, यहां पे वैल्यू को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इजिली फाई आ जाएगा, और जो भी आएगा फाई आएगा रेडियंस में, याद रखना जो भी आता है वो किस में आएगा, रेडियंस में। दूसरी चीज, ये तो तुम कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, एक्स वो कैसे निकालू, ये पार्ट है, ये कैसे निकालें। यहां पे एरिया सबको समझ आ गया ना, क्योंकि ये क्यूब था तो क्यूब का होता है a स्क्वायर, हाँ बहुत अच्छा। तो यहां पे मैं अगर तुमसे पूछूं कि x कैसे निकालें, तो तुम कहोगे सर ये tan फाई लगा सकते हो आप। tan फाई हमारे पास कितना हो जाएगा, x बाई एल फॉर एग्जाम्पल, अगर ये l दे रखा है तो ठीक है, इतनी देर से ये तो चिल्ला रहा था, x आ जाएगा l बाई tan फाई, लेकिन फाई मान लो बहुत छोटा है, जो कि तुम यहां से देखोगे तो तुम्हें पता भी लगेगा फाई इज वेरी स्मॉल, स्मॉल है तो इसको अप्रोक्सीमेटली फाई ही लिख दो, tan फाई को। तो यहां से लिख सकते हैं L अपॉन में, L गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर विच इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर्स अपॉन यहां पे आ जाएगा फाई की वैल्यू तुम यहां से रेडियंस में निकाल सकते हो, जो भी आएगी सब्स्टिट्यूट आंसर, दैट इज इट, खत्म क्वेश्चन। अरे बढ़िया क्वेश्चन, तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जिसका नाम हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ रिजिड बॉडी। तो अगर हम कभी भी रिजिड बॉडी नहीं, इलास्टिक बॉडी, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और इस एनर्जी का नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है और इसका डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। इसका इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, तो अब ध्यान से देखेंगे, दो टॉपिक ही हमारे रह गए हैं, तो उसको आराम से बैठ के इत्मीनान से करते हैं तो हमें समझ आएंगे टॉपिक। ठीक है, सो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। तो एनर्जी जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम तो वर्क डन से निकाल सकते हैं। वर्क डन, अगर हम किसी चीज पे भी वर्क करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगी एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस बार हम चीजों को खींच रहे हैं तो बॉडी के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और चीज इसके साथ बताना चाहूंगा कि जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं ना, रिजिड बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका नाम ही रिजिड रखा है। फिर तो मतलब रिजिड बॉडी होती है कि कभी भी उसके कोई भी दो पार्टिकल ले लें, उनका कांस्टेंट रहने वाला डिस्टेंस, अगर हम उसको खींच देंगे तो वो तो रिजिड बॉडी नहीं है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से यह आता है, कभी भी कोई वर्ड कहे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सुना ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वो जिसमें एंगुलर मोमेंटम ये वो, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि रिजिड बॉडी को डिफाइन ही ऐसे किया हो हमने। ठीक है, तो एनर्जी को डिफाइन निकालने के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो यहां पे हम कौन सी बॉडी लेने हैं, इलास्टिक बॉडी लेने वाले हैं। तो यहां पे मान लो इसकी लेंथ है L, तो अगर मैं इसके लिए थोड़ी सी एलोंगेशन मान लू x, मान लेते हैं ऐसी थोड़ी सी एलोंगेशन आ गई है इसमें, मतलब मैंने इसको स्ट्रेच किया, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस पर फोर्स लगाया अगर मैंने F, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखें, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने दिखाया बाहर को है, बट ये अंदर की साइड से लगते हैं फोर्स, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अंदर की साइड लग रहे होंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एरिया मान लो इसका A है, कुछ ऐसे है ये बॉडी, पहले ऐसे थी और फिर ऐसे हो गई। ठीक है, ऐसे कुछ बॉडी, इसको ऐसे खींच दिया, अपॉन में क्या आता है, चेंज इन लेंथ, मतलब एलोंगेशन जो कि मैं x मान के चल रहा हूं, अपॉन में L ओरिजिनल लेंथ। थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहां से हम देख पा रहे हैं एफ आर की वैल्यू आ रही है, लेट अस सी, एफ आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, पूरा इधर चला जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन एल इंटू ए, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। लेट मी सी, हाँ बिल्कुल सही है, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे निकालना है वर्क डन, क्योंकि मैं तो बॉडी पे वर्क ही कर सकता हूं, मेरा तो कार्य करना काम है, कर्म करना हमारा काम है, तो वो बॉडी पे हम कर रहे हैं, वो स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये बन जाएगा, छोटा सा वर्क डन निकालेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास हो जाने वाला है फोर्स इनटू में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी फर्दर थोड़ी सी स्ट्रेचनेस, इस एक्स में कितनी होगी, dx मान। ठीक है, थोड़ी सी हमारे पास, तो यहां से अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूं तो मेरे पास आ जाएगी, ये स्टोर हो जाएगा इन पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को लिया, यहां पर रख दिया ऊपर, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट मैंने ऊपर रख दिया शायद, इसमें एनर्जी आ गई, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां रख दिया, छोड़ के देख लो नीचे गिर जाएगा। मैंने काम किया, वर्क किया, तभी तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई। ऐसे ही बॉडी को जब हम स्ट्रेच करते हैं या उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी फील हो जाती है जिसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो ये है। तो यहां पे डालेंगे तो ये आएगा वाई ए अपॉन एल एक्स इंटू में dx। बात समझ पा रहे हो, ये एक्स हमारे पास क्या है, एलोंगेशन। टोटल एलोंगेशन कितनी मान के चल रहे हैं, अच्छा अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना तो इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग में 0 एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन में मान के चल रहा हूं डेल्टा एल आ सकती है, मैं मान के चल रहा हूं डेल्टा एल आ सकती है। तो करो इसको सॉल्व थोड़ा सा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई ए अपॉन एल, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा एल एक्स इंटू dx। तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई ए अपॉन एल, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से डेल्टा एल विच कम्स आउट टू बी वाई ए अपॉन एल, और डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2। डेल्टा एल का स्क्वायर हमने क्यों लिखा है, स्क्वायर इसलिए लिखा है, मतलब 0 क्यों नहीं लिखा, खत्म ही हो जाएगा 0 तो ये हमारे पास डेरिवेशन आता है 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझ आ गई, लेकिन एक्सप्रेशन बड़ा गंदा सा लगा,
इसको थोड़ा बढ़िया बनाना पड़ेगा, क्या करें सोचते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। इसके लिए हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि, तो यहां पे हम करने वाले हैं, हाँ, तो हम ये कर सकते हैं, एक काम करें, एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड कर लेते हैं, वाई ए डेल्टा एल बाई एल होल स्क्वायर इंटू में एक और एल। ये एक और एल क्यों आया, क्योंकि मैंने यहां पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक एल पहले था, एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल इन होल स्क्वायर ए इंटू एल। अब ध्यान से देखना एक एक टर्म को, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू ये क्या है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला। पसंद नहीं आया, एक काम करो, y को क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से हम एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेट मी सी, यहां पे स्क्वायर आएगा, यहां एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आएगा हाफ इंटू, इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक स्ट्रेन से स्ट्रेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी ना वो कंफ्यूज करने के लिए यहां से वॉल्यूम उड़ा देते हैं, तो वॉल्यूम कहां चली जाती है अगर हम उड़ा दे, तो वो कहां क्या करेंगे उसका, तो उसका भी हम एक सेटलमेंट करने वाले हैं, वो हमारे पास होता है, दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास आ जाएगा यहां से हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज इट, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। मैं तो चाहता हूं ये याद रखो, ये याद रखो, बॉक्स मैंने इस पे बनाया उस पे नहीं, क्योंकि वो यहां से बन सकता है अगर तुम्हें एनर्जी डेंसिटी पता हो क्या होती है तो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। एक और चीज दिखाएं, मान लो अगर यहां पे मेरे पास एक रॉड टंगी हुई है एल लेंथ की, और इस पे मास है एम, एल लेंथ की थी, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मास टांगने के बाद वो कुछ इतनी हो गई, और उसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, मतलब डेल्टा एल नीचे हो गई वो, तो ये डेल्टा एल नीचे हो गई। क्या तुम वर्क डन निकाल सकते हो इसके लिए, हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे हम वर्क डन, ये mg, तो वर्क डन हम यहां लिखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, mg भी नीचे डेल्टा एल भी नीचे, पॉजिटिव आया, वर्क डन पॉजिटिव, इसका मतलब ये वर्क डन आ गया, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तुम्हें नहीं लग रहा यहां पे, लेट मी सी, हाँ यहां पे, और ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस यहां से देखते हैं, यहां से हाफ इंटू स्ट्रेस हमारे पास हो जाएगा mg अपॉन में a, ठीक है, mg अपॉन ए स्ट्रेस का फॉर्मूला इसके लिए, इंटू में स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू ए इंटू एल, अरे वॉल्यूम होते ना एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, a से a गया, l से l गया, तो यहां पे हो गया हाफ इंटू mg इंटू में डेल्टा एल, हाफ इंटू में वर्क डन, वर्क डन पहली इक्वेशन से, ये तो आधा वर्क डन है, आधा वर्क डन कहां गया, वर्क मतलब आधा वर्क एनर्जी में स्टोर हो गया, तो आधा कहां गया, सोचने वाली बात है। तो आधा ये जो बचा ये कन्वर्ट हो जाता है हीट में, जब भी तुम किसी चीज को खींचते हो तो वो गर्म भी हो जाती है, ट्राई कर सकते हो, किसी भी चीज को तुम खींचो तो उसमें थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है, ट्राई यूजिंग अ प्लास, प्लास पता ना सबको, नट टाइट करने के लिए यूनिवर्सल यूज है उसका, तो उसको खींचो किसी चीज को, गर्म भी हो जाएगी, तो आधी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, आधी वर्क डन में स्टोर हो जाती है। तो आज का लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है, थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं इसका नाम, जब भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा रोड आ जाए कनेक्टेड तो तुम क्या करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। मान लो एक से ज्यादा रोड आ गई, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक चीज बताने वाला हूं, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, मजा आएगा करके, क्योंकि अभी हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर बात कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे जब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, ग्राफ दिखाया था ना, उसकी बात नहीं कर रहे, उससे पहले पहले की बात कर रहे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास होता है F बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, है ना। मैं यहां से लिख सकता हूं
y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन a into delta L, which can further be written as ya upon L delta L is equal to f. कहीं देखा हो सा फॉर्मूला लग रहा है? ये रॉड के लिए, एक रॉड थी उसके लिए, यहां पे मास है फॉर एग्जांपल m, इसके लिए था ये फॉर्मूला, L लेंथ थी इसकी और उसमें चेंज आ गया, चेंज इन लेंथ आ गया डेल्टा L, ये तो इसके लिए था। एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तो तुम्हें वर्क पावर एनर्जी में सिखाया था, के इसका यंग फोर्स कांस्टेंट है तो मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू के एक्स। अरे माइनस भूल जाओ ना, माइनस तो डायरेक्शन शो करता है। सेम सेम नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा। एक्स क्या होता था? मीन पोजीशन से कितना चले। ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ। मेरे को तो सेम लग रहा है, मतलब इसके फॉर्मूला यहां वैलिड हो जाएंगे। हाँ, अब करेंगे ना क्वेश्चंस को। मान लो मैं दो स्प्रिंग की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर वापस इधर आएंगे, ठीक है। यहां पे के है तो यहां पे क्या है? के की जगह बस क्या लिख सकते हो? वाई ए अपॉन एल। बाकी सारा सेम, बिल्कुल जितने हम क्वेश्चन कर रहे थे स्प्रिंग के वो सारे इससे हो जाएंगे। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि यहां पे दो रोड लगा दी, एक रोड ऐसे एक रोड ऐसे, और इसके ऊपर मास बांध रखा है ऐसा कुछ एम, ठीक है। इसका y1 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ, y2 दिया, L2 दिया, A2 दिया। बात समझ पा रहे हो? ये दिया हो। तुम्हें बताना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस पर मास लगा दूं m, तो बताओ टोटल ये कितना नीचे आ जाएगा, और इसका टाइम पीरियड निकालो, जान निकल जाएगी। नहीं हो पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टोटल फोर्स तुम्हें कह दिया कितना लगेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकाल सकते हैं। तुम्हें मैंने कह दिया नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा इन दोनों रोड की वजह से, तो यहां से ना करके मैं इसको ऐसे सोच लूंगा, ये क्वेश्चन ना ऐसा दिया हुआ है कि यहां पे इस रोड की जगह एक स्प्रिंग है जिसका K1 दिया हुआ है, ये दूसरा स्प्रिंग है जिसका K2 दिया हुआ, इस पर लटकाया हुआ मास। अब मुझे पता है सीरीज में अगर स्प्रिंग हो तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/K1 प्लस 1/K2। अगर पैरेलल में दो स्प्रिंग हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है, पैरेलल में दो स्प्रिंग हो तो उसका फॉर्मूला होता है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अबे K1 K2 यहां से डाल दो, K1 की जगह यहां पे कितना है? y1 a1 अपॉन L1, और K2 की जगह यहां कितना है? y2 a2 अपॉन L2। दैट इज इट, डालो और खत्म। अब तुम पूछोगे कि सर टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड भी हमें पता है 2 पाई m बाय k। दैट इज इट, K इक्विवेलेंट। खत्म हो गया। अरे इतना ही था, बस बात खत्म हो गई। बढ़िया क्वेश्चन। और यहां से मैं किसी भी रोड वगैरह के लिए कर लूंगा तो मेरे पे मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन अब मुझे दिया हो तो मैं क्वेश्चन को कर लूंगा। तो इसी बात से प्रभावित होके एक क्वेश्चन कराने वाले हैं तुम। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, लेट अस सी। हाँ, तो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, एक रॉड है और एक दूसरी रॉड है और एक उसके साथ मास लटका रखा है m। फर्स्ट एग्जांपल ये करेंगे और दूसरा एग्जांपल एक और मेरे पास पड़ा हुआ है, दोनों को करेंगे, अच्छे से करेंगे। इसका y1 L1 A1 दे रखा है, y2 L2 A2 दे रखा है, जो अभी भी करा है बिल्कुल सेम। टाइम पीरियड बताना है, अगर इसको हमने लटका के छोड़ दिया तो थोड़ी देर, तो छोटा सा तो ऊपर नीचे होगा ना, इलास्टिक बॉडी है, रिजिड नहीं है। सबसे पहले K1 निकाल लेते हैं। K1 की जगह क्या आ जाएगा? y1 a1 अपॉन L1। K2 की जगह क्या आ जाएगा? y2 a2 अपॉन L2। ठीक है। अगर तुम K इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई K, K इक्विवेलेंट, वही फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं। तो यहां पे K1 K2 क्योंकि सीरीज में है तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 K2 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो लिखो y1 a1 अपॉन L1, y2 a2 अपॉन L2 और अपॉन में आ जाएगा y1 a1 अपॉन L1 प्लस y2 a2 अपॉन L2। मेरे को नहीं लगता कुछ कटवट होने वाला है। सिंपल, यहां पे 2 पाई रूट में मास, अगर इनका भी मास दिया होता तो अलग बात थी, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इसका मास दिया हुआ है, अपॉन में K इक्विवेलेंट। दैट इज इट। K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से उठाओ, रुको, हाँ सही किया मैंने पहले ही कर दिया रेसिप्रोकल।
के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पटको और आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसे कि तो ये हमें दे रखा है कि एक हमारे पास एक दो रोड है, एक ऐसे और एक थोड़ी पतली रोड है, इनके साथ एक मास बांध रखा है m। ये जो रोड है ये मासलेस है, पहले ही बोल के चल रहे हैं कि ये रोड मासलेस है। फिर से तुम्हें गिवन डाटा वही है y1 l1 a1 y2 l2 a2 और लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज है, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड आउट मैक्सिमम एलोंगेशन, कुछ भी बोल सकते हो, मैक्सिमम एलोंगेशन इन दी रोड्स, बस इतना सा पूछा उन्होंने। तो मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे ना करता, मैं होता तो मैं तो क्या करता, पहले इसको चेंज कर लेता स्प्रिंग में, ठीक है, मैं तो इसको स्प्रिंग में चेंज कर लेता फिर इस क्वेश्चन को करता ताकि थोड़ा सा इजी हो जाता। दो स्प्रिंग होते सीरीज में और फिर उसको कर लेते। तो तुम भी ऐसे ही करो, मुझसे सीख रहे हो तो मेरे वाले मेथड से ही करो, ठीक है, वरना मेथड तो बहुत है करने के। तो ये हमारे पास स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग, ये K1 ये K2, K1 K2 की वैल्यू बताओ, अभी अभी मैच करके पिछले क्वेश्चन जैसे y1 a1 अपॉन l1 y2 a2 अपॉन l2 और यहां पे मास है m, तो नीचे लग रहा होगा mg। यहां तक बात सही है? हाँ। अब क्वेश्चन को करें कैसे, बहुत सारे मेथड, मैं तो एनर्जी कंजर्वेशन को चूज करने वाला हूं, एनर्जी कंजर्वेशन। जब तुम्हें पता है कि स्प्रिंग होते हैं तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो मैंने अभी अभी तुम्हें एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कराई थी वो भी लगभग कुछ ऐसे ही था, हाफ के की जगह यही ऐसी सी कुछ क्वांटिटी थी, एक्स की जगह था डेल्टा एल का स्क्वायर। देखो अभी पिछले पेज पे था ऐसा ही। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगी कि मान लो यहां पे इस मास पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस मास को थोड़ा बड़ा करते हैं कुछ ऐसे, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लेके आते हैं, रुको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लेके आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाने वाला हूं कि यहां पे m है और यहां पे ये पार्टिकल इस पे गिर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल इस पे गिर रहा है, ठीक है। जैसे ये h हाइट से नीचे गिरेगा तो h हाइट पे गिरने के बाद इसकी एलोंगेशन कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज लेके आया हूं, वरना थोड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन हो जाता, अभी पिछला किया ही था क्योंकि हमने, ठीक है। तो h हाइट से गिर रहा है तो इसमें कितनी एलोंगेशन हो जाएगी, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी भी इससे एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले इसके पास कितनी होगी, mgh प्लस में डेल्टा एल, क्योंकि h से तो नीचे गिरा था और थोड़ा वो रोड्स भी स्ट्रेच हो जाएंगी, डेल्टा एल, तो इसलिए वहां पे डेल्टा एल लिख रहे हैं, इज इक्वल टू कितनी एनर्जी फील हो जाएगी, हाफ, के की जगह कितना लिखेंगे, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना आएगा, हमें पता दोनों सीरीज में है तो कुछ ऐसा आएगा, y1 a1 अपॉन l1 प्लस y2 सॉरी मल्टीप्लाई y2 a2 अपॉन l2 अपॉन y1 a1 अपॉन l1 प्लस y2 a2 अपॉन l2 इनटू में डेल्टा एल का स्क्वायर। अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो तुम्हें बहुत मुश्किल सी इक्वेशन लग रही होगी, जो कि है भी, बट ठीक है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जो कि मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी सोच रहे हो। अभी देखना, इसको इजी बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन सकती है इक्वेशन, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन सकती है कि इसको मैं लिख सकता हूं mgh प्लस mg डेल्टा एल इज इक्वल टू हाफ, इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं के इक्विवेलेंट, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं लिखूंगा बार बार, डेल्टा एल का स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक बन रही है, और थोड़ी अगर मैं अरेंजमेंट करूं इसकी तो ऐसे बन जाएगी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, सारी चीजें इधर ले आओ, माइनस के mg 2mg इंटू डेल्टा एल माइनस 2mgh इक्वल टू 0। देखो कैसे किया, खुद का दिमाग लगाओ, 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाकी सारी चीजें राइट में ले आए। बस अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेल्टा एल निकाल सकते हैं हम, तो डेल्टा एल अपने पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4m स्क्वायर जी स्क्वायर 4ac, तो एक माइनस है तो वो प्लस कर देगा इसे, 4ac मतलब 4 इंटू 2 8
mgh इंटू के इक्विवेलेंट अपॉन में 2 इंटू के इक्विवेलेंट। तो नेगेटिव वाला तो तुम छोड़ ही दो रूट, क्योंकि डेल्टा एल तो पॉजिटिव होने वाला, खिंचेगी चीज है ना, कंप्रेस नहीं होगी, खिंचेगी चीज। जैसी बॉल इस पे लगेगी, बॉल लगने के बाद ये कंप्रेस होने वाली, स्ट्रेच नहीं होने वाली है, ठीक है। तो तुम पॉजिटिव वाला रूट रख के नेगेटिव वाला रूट को हटा दो, तो ये आंसर बन रहा है 2mg प्लस 4m² प्लस 8mgh के इक्विवेलेंट, ये लंबा चौड़ा सा, ये पूरी ब्रैकेट अपॉन में 2 इंटू के इक्विवेलेंट। कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर, ठीक है। एक तो छोटी छोटी टर्म है जो कि मैं तुम्हें ओरली ही बताने वाला हूं, वो हमारे पास ये है कि इलास्टिक फटीग क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये मैं तुम्हें नोट्स में देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स होंगे, वहां से पढ़ सकते हो। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हमारे पास होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब भी तुम किसी चीज पे बहुत ज्यादा लोड डालते रहोगे, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंप्लीटली रीगेन नहीं कर सकते अपनी ओरिजिनल शेप। उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में एक और बार बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ पार्शियली इलास्टिक मटेरियल भी होते हैं, तो उसी की ही डेफिनेशन है पार्शियल इलास्टिक की, ठीक है। कि कभी कभी तुम किसी चीज को स्ट्रेच करते हो और वापस अपनी ओरिजिनल रीगेन शेप ना कर पाए, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। क्या कोई ऐसा भी मटेरियल होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी शेप को रीगेन कर लेता है? एग्जैक्ट तो कोई नहीं होता, बट मैक्सिमम जो हमारे पास बढ़िया वाला मटेरियल होता है जो बहुत हद तक कर लेता है, वो होता है क्वार्ट्ज मटेरियल। एक और भी होता है फॉस्फोरस ब्रोंज। तो किसी को अगर डिटेल में पता हो इसका नाम तो डिस्क्रिप्शन में बता सकता है, बट ऐसा एक मटेरियल होता है। ऑल्सो इट रीगेन इट्स शेप, वो भी होता है। एक होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो दूसरा हमारे पास चीज होती है इलास्टिक फटीग। तो ये दो चीजें तुम नोट्स में से पढ़ने वाले। इलास्टिक फटीग क्या होता है कि बहुत टाइम से जो कोई चीज यूज हो रही हो, तो कुछ टाइम बाद उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो अपनी लूज कर दे, मतलब जो सॉलिड बॉडी भी होती है, वो सॉलिड बॉडी भी कुछ टाइम बाद अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है। रिजिड बॉडी भी अपनी बॉडी को प्रॉपर्टी को लूज कर देती है, रिजिड होना। इसीलिए तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रिजेस या फिर डैम्स होते हैं, डैम्स तो नहीं, जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उसको खाली करा दिया जाता है कि अब ये सेफ नहीं है या अनसेफ है, इसको तोड़ के दूसरा बनाएंगे। बट ऑल्दो इंडिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है कि यहाँ पे टूटने के बाद पता चलता है कि वो सेफ है या नहीं, बट ठीक है, जो भी है ये इलास्टिक फटीग, ठीक है। और हमारे पास एक चीज और है जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेस। तो ये थर्मल स्ट्रेस जो चीज है, ये मैं तुम्हें कराने वाला हूं एडवांस इल्यूस्ट्रेशन कह रहे हैं हम। काफी बड़ा सेशन हो गया तो दिमाग भी, एडवांस इल्यूस्ट्रेशन हम कह रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम सेशन आने वाला है उसको, तो प्रॉब्लम सेशन में हम एक थर्मल स्ट्रेस टॉपिक करने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बस वो लास्ट टॉपिक रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस एंड द टॉपिक्स वेल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय।